वेलकम टू नॉवल ऑफ वर्ल्ड। कहानियों की एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। महासमा। रमन की आंखों में निराशा थी। इस युद्ध के मैदान में एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सब जमीन पर पड़े थे। वे सैकड़ों राक्षसों से घिरे हुए थे। उनके सामने थोड़ी ही दूरी पर 5 मीटर ऊंचा ज्वाला वानर खड़ा था। उसकी आंखें आग से जल रही थीं। उसके पूरे शरीर से गर्मी निकल रही थी। वह इस राक्षस झुंड का सम्राट था। राक्षस उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। वानर मार्शल आर्टिस्टों को ऐसे देख रहा था जैसे वे कुछ चींटियां हों। अचानक लूकास ने कहा, कैप्टन, मरने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबसे बेहतरीन कैप्टन थे जिसकी कोई इच्छा कर सकता है। अगर अगले जन्म में हम मिले तो फिर से वहीं मिलते हैं। मैं पहले जाता हूं। मैं आप लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। इस बार लूकास की आंखें दृढ़ थीं। वह एक योद्धा की तरह मरना चाहता था। अगर वह मर भी गया तो कम से कम एक या दो राक्षसों को अपने साथ ले जाएगा। लूकास की बातें सुनकर रमन की आंखें लाल हो गईं। उसे लगा जैसे उसका गला घुट रहा है। फिर वह जोर से हंसा, भाइयों, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे जितना शानदार कैप्टन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इस बार रमन ने जरा भी खुद को नहीं रोका। वह अपनी पूरी ताकत से डींग मार रहा था। लूकास रुक गया, उसकी आंखें भी लाल थीं। फिर रमन ने कहा, चलो लड़ते हैं। इस बंदर को दिखाते हैं कि जुड़वां तलवार दल किस मिट्टी का बना है। हा हा हा। अब सब में लड़ने की भावना भड़क उठी थी। भले ही उन्हें यकीन था कि वे आज मर जाएंगे, पर उनकी आंखों में अब डर का एक निशान तक नहीं था। उन्हें बात करते सुनकर दूसरे दलों का खून भी उबलने लगा। एरिक दहाड़ा, सुना तुमने? क्या तुम उन जुड़वां तलवार वालों को सारी वाहवाही लूटने दोगे? उन्हें दिखाते हैं कि विषदंत दल किस चीज से बना है। यहाँ तक कि बाकी दोनों कैप्टन भी ऐसे हरकत करने लगे जैसे उन्होंने चिकन ब्लड अत्यधिक उत्तेजना पी लिया हो। वे भी अपने दल के सदस्यों पर दहाड़ रहे थे जैसे वे ही सबसे पहले वाहवाही लूटेंगे। अभिराज, हालांकि अवाक था। ये कितने नाटकीय लोग हैं। लेकिन वह मार्शल आर्टिस्टों के साहस से प्रभावित था। लगता है कि अब उसे सच में कुछ करना पड़ेगा। फिर उसने अपने चारों ओर घिरे राक्षसों को देखा। दर्जनों नहीं, सैकड़ों राक्षस मौजूद थे, जैसे वे किसी भव्य दावत का इंतजार कर रहे हों। टूटे हुए दांतों वाले सुअर पशु, ज्वाला पपड़ीदार छिपकलियां, तारांकन तारांकन कृपाण दांत धातु बाघ तारांकन, सींग वाले भेड़िए, खून की आंखों वाली मकड़ियां और भी बहुत कुछ। अभिराज आगे बढ़ा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश भी नहीं की। इसके बजाय उसने धीरे से अपना बैकपैक खोला और 10 घने काले उड़ने वाले चाकू हवा में एक तेज धातु की गूंज के साथ उड़े और शाम में घुल मिल गए। किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। एक हल्की हवा गुजरी जिससे जमीन की धूल उठी। फिर नरसंहार शुरू हुआ। चाकू चांदी की बिजली की लकीरों की तरह गायब हो गए, फिर राक्षस की खोपड़ियों के अंदर फिर से दिखाई दिए। 1, 2, 5, 12। हर चाकू ऐसे घूम रहा था जैसे उसका अपना दिमाग हो, युद्ध के मैदान में नाच रहा हो, गर्दनें काट रहा हो, आंखों में छेद कर रहा हो, मांस और कवच को कागज की तरह चीर रहा हो। फंसे हुए मार्शल आर्टिस्ट, जो लड़ने की भावना से जल रहे थे, सब हक्के बक्के रह गए। एक लड़की हॉर्न उठी। ये क्या हो रहा है? उसकी दोस्त चिल्लाई, देखो, वे गिर रहे हैं। राक्षस मर रहे हैं। एक एक करके जानवर चीखे, तड़पे और गिर गए। उनके शरीर जमीन पर जोर से गिरे, कुछ दो हिस्सों में कटे हुए, कुछ के सिरों में साफ छेद थे। वे अविश्वास में चारों ओर देखने लगे, अपनी मौत के स्रोत को ढूंढने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि ज्वाला वानर भी चौंक गया और भ्रमित हो गया। उसकी चमकती लाल आंखें चारों ओर स्कैन कर रही थीं। उसने अपनी छाती पिटी और दहाड़ा, दुश्मन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ नहीं था, न हवा, न गंध, बस कहीं से बरसती एक शांत मौत। मार्शल आर्टिस्टों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे थे। ये कौन कर रहा है? क्या हमें बचाया जा रहा है? वहां कोई है, कोई ताकतवर, कोई तेज। हम बच गए। तुम जो भी हो, धन्यवाद। उनमें से कुछ तो रोने भी लगे, अचानक उस उम्मीद से अभिभूत होकर जिसने उनके आतंक की जगह ले ली थी। अभिराज वहां माउंट एवरेस्ट की तरह स्थिर खड़ा था, हाथ उसकी जेब में थे, चुपचाप देख रहा था। वह वाहवाही के लिए नहीं था। वह सम्मान कमाने के लिए यह नहीं कर रहा था। वह बस ये करना चाहता था और उसने किया। पल भर में युद्ध का मैदान खाली हो गया। हर निम्न स्तर का राक्षस अपने खून के तालाबों में पड़ा था, निष्क्रिय। यहाँ तक कि स्तर 9 के योद्धा ग्रेड राक्षसों का भी वही हश्र हुआ। चाकू धीरे धीरे उसके पास लौटे और उसके बैकपैक में वापस चले गए। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। ज्वाला वानर गुर्राया, गुस्से में। उसकी जलती आंखें अपने सामने खड़े मार्शल आर्टिस्टों पर जम गईं। वह इन चींटियों के साथ कुचलने से पहले थोड़ा खेलना चाहता था, लेकिन एक चर वेरिएबल सामने आ गया। वानर दुश्मन को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उसके लिए यहाँ कुछ तैयार दुश्मन थे। ठीक उसी समय उन 20 मार्शल आर्टिस्टों ने आखिरकार अपना साहस वापस पा लिया। उन्होंने बचे हुए अकेले जानवर को देखा और उनका हौसला बढ़ गया। चलो इसे मारते हैं जब यह अकेला है। उनमें से एक चिल्लाया।
वे राक्षस की ओर लपके, ब्लेड चमक रहे थे, युद्ध की चीखें आकाश में भर गईं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। तलवार के वार, हथौड़े के वार, बंदूक की गोलियां, स्नाइपर शॉट। ज्वाला वानर पर बार बार धमाका हुआ। उसकी खाल से धुआं उठा। उसकी बाहों से खून बह रहा था। पर फिर भी वह गिरा नहीं। वह ताकतवर था, बहुत ताकतवर। एक आदमी हवा में उड़ गया, उसकी पसलियां टूट गईं। दूसरे की तलवार वाली बांह काट दी गई। दो और जानवर की पिघली हुई त्वचा से निकलने वाली गर्मी से गिर गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे अभी भी कुचले जा रहे थे। अभिराज ने अपने दिल में आह भरी। लगता है कि अब उसे बीच में आना पड़ेगा। बस, उसने धीरे से कहा। उसने अपनी आत्मा की शक्ति के साथ हाथ बढ़ाया, एक फुसफुसाहट की तरह नर्म, और कुछ ही सेकंड में, मैदान में हर लड़ाका जहां खड़ा था, बेहोश होकर गिर गया। हवा में पकड़ी गई पत्तियों की तरह, उन्हें धीरे से, सुरक्षित रूप से लिटाया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। अभिराज ने वानर की ओर देखा, जो 5 मीटर ऊंचा था और गुस्से में उसे घूर रहा था। उसने अपना हाथ अपनी तलवार पर रखा। फ्रॉस्टमॉन गुनगुनाया। उसका ब्लेड धीरे से म्यान से बाहर निकला, अग्निशिखा में ठंडा चमक रहा था। ज्वाला वानर उसकी ओर मुड़ा। वह दहाड़ा, लपटें उठीं, और असली लड़ाई शुरू हुई। अभिराज गायब हो गया। वह जानवर के सामने फिर से प्रकट हुआ, ब्लेड पहले ही झूल चुका था। क्लांग। जब तलवार वानर की जलती हुई मुट्ठी से मिली तो चिंगारियां उड़ी। सदमे की लहर ने पास की इमारतों की खिड़कियों को उड़ा दिया। जमीन फट गई। वे बार बार टकराए, इस्पात आग के खिलाफ, मुट्ठी मुट्ठी के खिलाफ। ज्वाला वानर ने कच्चे गुस्से से झूलते हुए अभिराज को अपनी मुट्ठियों के नीचे कुचलने की कोशिश की। लेकिन अभिराज ने केवल स्तर 1 ग्रैंड मास्टर की ताकत का इस्तेमाल किया, ठीक वानर की तरह। न ज्यादा, न कम। वह बाल बाल बचा, पूरी तरह से वार रोका। उसकी हरकतें तंग, अनुशासित, सर्दियों की हवा की तरह ठंडी थीं। फ्रॉस्टमॉन का हर वार गहरे घाव छोड़ गया जो बुदबुदा रहे थे और धुएं दे रहे थे। वानर दर्द से दहाड़ा और अपनी मुट्ठियां पटकी, आग की लहरें भेजीं। अभिराज पीछे खिसका, उसके बूटों ने मिट्टी में गर्म लकीरें खींच दी। फिर उसने फिर से वार किया। स्लैश। वानर के कंधे से खून की एक लकीर छिड़की। बैंग। अभिराज ने जानवर की छाती पर लात मारी, उसे एक टूटती हुई दीवार से उड़ा दिया। ज्वाला वानर अपने पैरों पर लड़खड़ाया, चकराया हुआ, मुंह से खून बह रहा था। उसने फिर से आक्रमण किया। अभिराज उससे सामने मिला। उनकी मुट्ठियां हवा के बीच में टकराईं। मुट्ठी मुट्ठी से मिली, मांस मांस से मिला। एक विशाल विस्फोट से जमीन हिल गई, और एक संक्षिप्त क्षण के लिए, सब शांत हो गया। फिर वानर घुटनों पर गिर गया, उसकी आंखें चौड़ी, भ्रमित। अभिराज उसके पीछे खड़ा था, तलवार नीचे। वानर के कंधे से कमर तक एक इकलौती कट थी। जानवर ने एक आखिरी सांस ली और गिर गया। मर गया। जो चुप्पी छा गई वह भारी थी। अभिराज राक्षस के शव के सामने हवा में तैर रहा था। फ्रॉस्टमॉन उसके पैरों के नीचे थी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। चांदनी रात के नीचे, अभिराज असीमित महिमा बिखेर रहा था। धुआं अभिराज के बूटों के चारों ओर घूम रहा था जब वह मुड़ा और सो रहे मार्शल आर्टिस्टों को देखा। फिर, एक शब्द भी कहे बिना, उसने फ्रॉस्टमॉन को म्यान में रखा और खुद भी जमीन पर लेट गया। 10 मिनट बाद, लड़ाके जागे। यह क्या हुआ? ज्वाला वानर कहाँ है? वह मर गया। उन्होंने चारों ओर देखा। जमीन झुलसी और फटी हुई थी। राक्षस के शव एक कब्रिस्तान की तरह शहर में बिखरे पड़े थे। किसी ने फुसफुसाया, क्या उस छिपे हुए विशेषज्ञ ने हमें फिर से बचाया? वह कौन है? कोई देवदूत, कोई भूत, कोई देवता? वे नहीं जानते थे। अभिराज युद्ध के मैदान के एक कोने में चुपचाप बैठा था। जैसे ही बाकी लोग धीरे धीरे होश में आए, उनका सामना पूरी तरह से विनाश के दृश्य से हुआ। विशाल वानर का शव अभी भी स्थिर और निर्जीव पड़ा था। अचानक, रमन को एक एहसास हुआ। उसने बेचैनी से मैदान को स्कैन किया। सभी 20 मार्शल आर्टिस्ट जिंदा थे, कुछ गंभीर रूप से घायल, लेकिन फिर भी जिंदा। और वहां था अभिराज, पूरी तरह से अक्षत, दूरी पर शांति से बैठा हुआ। राहत की एक लहर रमन पर छा गई। उस पल में, वह खुद के जिंदा होने से ज्यादा अभिराज को जिंदा देखकर खुश था। वह तेजी से पास गया और पूछा, अभिराज, क्या तुम जानते हो यहाँ क्या हुआ? अभिराज ने ऊपर देखा और सिर हिलाया। सब अचानक गिर गए और बेहोश हो गए। फिर, एक आदमी दिखाई दिया, उसका पूरा शरीर एक बैटल सूट में ढका हुआ था। उसके आभा से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह एक मार्शल ग्रैंड मास्टर था। वह एक शटल पर आसमान से नीचे उतरा, तो मुझे लगता है कि वह एक स्पिरिट मास्टर है। उसने वानर से लड़ाई की और उसे मार डाला। उसके बाद, वह मेरे पास आया और कहा कि सुपरवाइजर ने उसे गुप्त रूप से मेरे संरक्षक के रूप में भेजा था। फिर वह चला गया। रमन पर समझदारी की एक लहर गुजर गई। बेशक, सुपरवाइजर इतना लापरवाह नहीं हो सकता कि अभिराज जैसे एक सुपर जीनियस को केवल मास्टर स्तर के योद्धाओं के साथ जंगल में घूमने दे। अभिराज शांत रहा, हालांकि एक विचार उसके मन में आया, वह सुपरवाइजर वास्तव में लापरवाह था। लेकिन कोई बात नहीं,
जब दूसरों ने स्पष्टीकरण सुना तो उन्हें भी अचानक एहसास हुआ वे सब शायद अभिराज की वजह से अभी भी जिंदा थे। उसके बिना वे तेजी से अभिराज के सामने इकट्ठे हुए और झुके। धन्यवाद श्री अभिराज। अभिराज ने तिरस्कार से हाथ हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया, यह उस वरिष्ठ ने किया जिसने आपको बचाया। लेकिन एरिक आगे बढ़ा। उस वरिष्ठ ने हमें इसलिए बचाया क्योंकि आप हमारे साथ थे। इस दुनिया में ताकत ही वरिष्ठता निर्धारित करती थी। अभिराज ने साफ कहा, जो भी हो, चलो घर चलते हैं। सब सहमत थे। उन्होंने सभी राक्षस के शव जुड़वां तलवार दल को दे दिए। वे कोई भी हिस्सा लेने की हिम्मत कैसे कर सकते थे, ये जानते हुए कि वे अभिराज के संरक्षक की बदौलत बचाए गए थे। रमन और बाकी लोग उत्साहित थे। वे न केवल जिंदा थे बल्कि उन्होंने किस्मत भी बना ली थी। उनके अनुमान के अनुसार वे अकेले वानर से कम 2 अरब कमा सकते थे और सैकड़ों अन्य जानवरों से 5 अरब, और जिनमें से कुछ उच्च स्तर के राक्षस थे। अभिराज गहरे विचारों में बैठा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने लड़ाई की प्रवृत्ति को तेज करने के लिए जंगल में रहना होगा और शक्तिशाली राक्षसों से लड़ना होगा। मेरी ताकत तेजी से बढ़ रही है। अगर मैं इसकी आदत नहीं डालता तो क्या होगा अगर मैं गलती से सिर्फ उसमें चलकर एक आधार नगर को नष्ट कर दूं? मुझे अनुकूलन के लिए पूरी ताकत से लड़ना होगा। उसकी आत्मा उसके शरीर के साथ विकसित हो रही थी, जिससे उसे उसकी मांसपेशियों और शक्ति की एक गहरी, सहज समझ मिल रही थी। लेकिन जल्द ही उसकी ताकत और भी बढ़ेगी। मुझे यहाँ ज्यादा देर तक रुकना होगा। क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए कि मैं अब स्तर 9 का योद्धा हूँ? उसने एक पल सोचा और तय किया, मैं कहूंगा कि मुझे उस रहस्यमय व्यक्ति से एक दुर्लभ खजाना मिला। वैसे भी कोई नहीं जानता कि वह कौन है। यह एक विश्वसनीय बहाना है। एक बार जब वे शिविर में लौट आए तो समूह शहर के लिए रवाना हो गया। अभिराज ने दल को अलविदा कहा और सीधे घर गया। उसके पिता अश्विन उसे देखकर हैरान थे। तुम जल्दी आ गए बेटा। तुमने तो कहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर रहोगे। क्या जंगल में कुछ हुआ? अभिराज ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। उसके पिता की वृत्ति तेज थी, किसी शक्तिशाली परिवार के सदस्य से यही उम्मीद थी। कोई गंभीर बात नहीं है पिताजी, अभिराज ने जवाब दिया। हमें बस किस्मत का एक झोंका मिला और हमने जल्दी लौटने का फैसला किया। उसने घटनाओं का एक संपादित और सावधानीपूर्वक तैयार किया गया संस्करण सुनाया। जब वह बोल रहा था तो नंदिनी ने चिंता में अपनी छाती पकड़ ली, जबकि अश्विन पूरी कहानी के दौरान तनावग्रस्त रहे। जब उन्होंने सुना कि एक ग्रैंड मास्टर गुप्त रूप से अभिराज की रक्षा कर रहा था तो अश्विन का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। तो संघ वास्तव में तुम पर ध्यान दे रहा है, तुम्हारी रक्षा के लिए एक ग्रैंड मास्टर भेज रहा है। अश्विन गर्व से अभिभूत थे, लेकिन नंदिनी उतनी आश्वस्त नहीं थी। अगर वह संरक्षक नहीं आता तो क्या होता? वह इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने बस अभिराज को कसकर गले लगाया, उनकी आंखें भावनाओं से भरी थीं। तरोताजा होने के बाद अभिराज ने अपने माता पिता के साथ रात का भोजन किया। खाते समय उसे रमन से एक संदेश मिला। राक्षस के शव 8.5 अरब संघ सिक्कों में बेचे गए थे। अभिराज को मुख्य योगदानकर्ता के रूप में 8 अरब मिलने थे क्योंकि बाकी लोगों ने मूल रूप से और कुछ नहीं किया था। लेकिन अभिराज ने ये सब नहीं रखा। उसने 3 अरब रमन को वापस भेज दिए ताकि वह दल में वितरित कर दे। वह अपने पिता की ओर मुड़ा। पिताजी, मुझे अभी 5 अरब मिले हैं। हमें इसका क्या करना चाहिए? चलो इसे कंपनी में निवेश करते हैं और इसे बढ़ाते हैं। अश्विन की आंखें चौड़ी हो गईं। 5 अरब, यह कोई छोटी राशि नहीं थी। अपने चरम पर भी अश्विन ने केवल लगभग 10 अरब जमा किए थे। उसके बेटे ने जागृति के बाद सिर्फ 3 दिनों में उसका आधा कमा लिया था। अश्विन गर्वित थे और थोड़े हारे हुए। क्या तुम पक्के हो बेटा? अश्विन ने पूछा। क्या तुम्हें अपने लिए बेहतर उपकरण या संसाधनों की जरूरत नहीं है? अभिराज ने सिर हिलाया। जो मेरे पास है वह अभी के लिए पर्याप्त है। मैं जल्द ही और कमाऊंगा। चलो पूरे 5 अरब कंपनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभिराज के आत्मविश्वासी, लगभग अनौपचारिक लहजे को सुनकर अश्विन ने भावनाओं का एक मिश्रण महसूस किया, गर्व, विस्मय और उदासी की एक झलक। मेरे बेटे ने 3 दिनों में वह कमाया जो मैंने आधा जीवन बनाने में खर्च किया। उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है। अभिराज ने पैसे स्थानांतरित कर दिए। नंदिनी भी बहुत खुश थी। बाद में अभिराज अपने कमरे में लौट आया, सोच रहा था, कल मैं सुपरवाइजर चार्ल्स से मिलूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मैंने उस संरक्षक के खजाने की मदद से सफलता प्राप्त की। जैसे ही वह सोने वाला था उसका फोन बजा। ये चार्ल्स था, अभिराज ने जवाब दिया। दूसरी तरफ से एक चिंतित आवाज आई। अभिराज, मैंने सुना आज क्या हुआ। क्या तुम ठीक हो? और मैंने उस गुप्त संरक्षक के बारे में सुना, लेकिन मैंने किसी को नियुक्त नहीं किया था। हो सकता है कि ऊपर वालों ने किया हो। मुझे माफ करना, मुझे और सावधान रहना चाहिए था। अभिराज को चार्ल्स की आवाज में ईमानदारी से गर्मी महसूस हुई। किंग स्तर का योद्धा होने के बावजूद चार्ल्स अभी भी उसकी गहरी देखभाल करते थे।
किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि उनके दूसरे दिन ग्रैंड मास्टर स्तर का जानवर दिखाई देगा, क्षेत्र 40 में नहीं, जिसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था। चिंता मत करो, सुपरवाइजर, अभिराज ने जवाब दिया। कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। ओह, क्या आप कल खाली हैं? अभिराज ने पूछा। कुछ है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ? हाँ, चार्ल्स ने कहा। कभी भी आ जाओ, मैं संघ हॉल में रहूंगा। फोन रखने के बाद अभिराज ने खेती नहीं की। उसे एक और सफलता का प्रयास करने से पहले अपनी वर्तमान ताकत को पूरी तरह से समझना होगा। आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन सफलता इससे कहीं ज्यादा थी। यह एक गुणात्मक छलांग थी, स्वयं जीवन का उत्थान। उसे अपनी ताकत को बसने देने के लिए समय चाहिए था। उस रात अभिराज शांति से सोया। जागृति की चुनौती। अगली सुबह सुबह 6 बजे अभिराज उठा और अपनी स्थिति पैनल को देखा। मास्टर अभिराज। शरीर 3472। आत्मा 3472। प्रतिभा अनंत समझ, इन्फिनिट कॉम्प्रहेंशन। उसके कच्चे आंकड़े पहले ही ग्रैंड मास्टर क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, भले ही वह आधिकारिक तौर पर सिर्फ स्तर 6 का मास्टर था। ग्रैंड मास्टर शक्ति पैमाना। स्तर 1 रेशियो 2250 टन। स्तर 2 रेशियो 4500 टन। स्तर 3 रेशियो 6750 टन। स्तर 920 250 टन। दुर्लभ खजानों के साथ ये और भी अधिक हो सकता था। अपने माता पिता के साथ नाश्ते के बाद, जो निवेश के बाद एक व्यस्त दिन की तैयारी कर रहे थे, अभिराज के मन में एक और विचार आया। क्या ऐसे खजाने हैं जो जबरदस्ती तत्व आत्मीयता प्रदान कर सकते हैं? शायद पृथ्वी पर नहीं, लेकिन ब्रह्मांड में जरूर। जब मैं पर्याप्त ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं उन्हें खोजूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता हमेशा के लिए जिएं। संघ हॉल में ऋतिक पहले से ही इंतजार कर रहा था। अभिराज ने अंदर ही अंदर अपनी आंखें घुमाईं। इस आदमी के कितना बड़ा विकृत होने के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? शायद मुझे चार्ल्स से यह उठाना चाहिए। फिर भी उसने ऋतिक की मुस्कान का विनम्रता से जवाब दिया। ऋतिक उसे चार्ल्स के कार्यालय में ले गया। चार्ल्स ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुप्रभात अभिराज। सुप्रभात सुपरवाइजर, अभिराज ने जवाब दिया। मैं इसलिए आया क्योंकि मैंने स्तर 9 योद्धा में सफलता प्राप्त कर ली है। चार्ल्स मुस्कुराता रहा जब तक कि शब्द पंजीकृत नहीं हुए। अचानक उसका चेहरा जम गया। उसने कमरे के चारों ओर देखा। आजकल कितने मच्छर हैं? ऋतिक, तुम लोग क्या करते हो जब मैं आसपास नहीं होता? मैं इस सारी भनभनाहट से ठीक से सुन भी नहीं पा रहा हूँ। ऋतिक, अभिराज ने आह भरी। मच्छर, मेरे गधे की। तुमने मुझे बिल्कुल सही सुना। तुम बस विश्वास नहीं करना चाहते। मैंने कहा, अभिराज ने दोहराया, मैंने स्तर 9 योद्धा में सफलता प्राप्त कर ली है। इस बार चार्ल्स का जबड़ा गिर गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह सांस लेना भूल गया। तुम उस तरह की बातें सीधे चेहरे से कहना बंद करो, कमबख्त। क्या तुम हमें सदमे से मारना चाहते हो? अभिराज ने निस्तेज होकर कहा, साधारण। तुम एक किंग स्तर के योद्धा हो। अगर तुम साधारण हो तो बाकी मानवता को बस आत्महत्या कर लेनी चाहिए। चार्ल्स ने खांसा, संयम हासिल किया। हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो। क्या तुम अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहते हो? लेकिन हर कोई जानता था कि इसे गलत नहीं समझा जा सकता, क्योंकि स्तर ऊपर करने के लिए अगले उपजीन ताले को खोलना जरूरी था। फिर भी चार्ल्स विश्वास नहीं करना चाहता था। ऋतिक मनोरंजन के साथ देख रहा था। डेजा वू। सुपरवाइजर की बारी कुचलने की। अभिराज ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो इसका परीक्षण करते हैं। प्रशिक्षण कक्ष में अभिराज मशीन के सामने खड़ा था। उसने अनौपचारिक रूप से एक घूंसा मारा। बूम। मशीन ने प्रदर्शित किया 10,000 किलो। अभिराज के पास अपनी शक्ति पर सटीक नियंत्रण था, उसकी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा की बदौलत। चार्ल्स पूरी तरह से हार महसूस कर रहा था। मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ? क्या सफलता प्राप्त करना इतना आसान है? हम अभी भी जानवर की ज्वार के खिलाफ संघर्ष क्यों कर रहे हैं? उसके हाथ कांप रहे थे। मैं अब ये संभाल नहीं सकता। मुझे ऊपर वालों को रिपोर्ट करनी होगी। ऋतिक चुपचाप देख रहा था, मुस्कुराया। अब तुम्हें पता है कि मुझे कैसा लगा। अगर चार्ल्स ने ये सुना होता तो वह शायद ऋतिक को वहीं पीट देता। लेकिन चार्ल्स पहले ही फोन पर था। इस बीच सुपर सिटी 1 में संघ मुख्यालय के अंदर एक तूफान शुरू हो गया था। उपराष्ट्रपति अचानक खड़ा हो गया, जैसे उसने कुछ भयानक सुना हो। मेरे लिए आधार नगर 5 के लिए एक उड़ान की व्यवस्था करें तुरंत। आधार नगर 5 के संघ हॉल के अंदर तनाव इतना गाढ़ा था कि उसे एक उड़ने वाली तलवार से काटा जा सकता था। चार्ल्स एक चिंतित पिता की तरह प्रसव कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था, अपने कार्यालय में आगे पीछे घूम रहा था। ऋतिक अब अपनी छठी कप चाय पी रहा था, बुदबुदाया, इस दर पर हमें फिर से फर्श को बदलने की जरूरत होगी। अचानक एक तेज अलार्म पूरी इमारत में गूंज उठा। डिंग। संघ मुख्यालय का विमान पहुंच रहा है। उच्च प्राथमिकता मंजूरी। स्तर 9 सम्राट। सब जम गए, यहां तक कि दरबान का पोंछा भी बीच में रुक गया। चार्ल्स सीधा खड़ा हो गया।
वह यहाँ है। ऋतिक का चाय का कप उसके हाथ में टूट गया। वह यहाँ है। कौन यहाँ है? संघ के उपराष्ट्रपति, एक सम्राट स्तर 9, उतर चुके थे। हॉल के बाहर एक ऑब्सीडियन शटल एक दिव्य जानवर की तरह नीचे उतरी। प्लाजा में हवा तेजी से चली और आसपास के सभी मार्शल आर्टिस्ट केवल आभा के दबाव से सहज रूप से घुटने टेक दिए। शटल के दरवाजे खुलने की आवाज आई। फिर एक साधारण काले लबादे में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बाहर निकला। कोई फैंसी डिजाइन नहीं, वह हवा पर ऐसे चला जैसे वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। उसके हर कदम पर उसके पैर के नीचे की हवा लहराई। उसका हाथ उसकी पीठ के पीछे था। उसका नाम लियोन ग्रेवाल, संघ के उपराष्ट्रपति। एक और शीर्षक से भी जाना जाता है, मानव आपदा। उसने महान लड़ाई के दौरान 20 साल पहले सम्राट स्तर 9 में सफलता प्राप्त की थी। वह मानवता के अग्रणी मार्शल आर्टिस्टों में से एक था जिसने सबसे मजबूत आदमी, ड्रैगन, के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। पिछले 20 वर्षों में वह सुपर सिटी एक से एक बार भी नहीं हिला था। आज तक नहीं। चार्ल्स, ऋतिक और कई कांपते हुए उच्च अधिकारियों ने उसे पसीने वाले हाथों और कांपते घुटनों के साथ अभिवादन किया। लियोन की आवाज शांत थी। मुझे लड़के के पास ले चलो। किसी ने भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। समूह लगभग दौड़ते हुए गलियारे से नीचे भागा। अंदर, अभिराज अनौपचारिक रूप से एक सोफे पर बैठा था, खेती के सिद्धांत को पढ़ रहा था जैसे कोई सप्ताहांत पत्रिका पलट रहा हो। उसने हवा में एक फीकी नब्ज महसूस की। इस तरह का दबाव जो किसी की आत्मा को कस देता है। उसने ऊपर देखा और खुद से कहा, कोई ताकतवर यहाँ है। उसने सिस्टम को आदेश दिया कि वह अपना स्तर योद्धा स्तर 9 पर बनाए रखे। बूम! दरवाजा फट गया। ठीक है, इसे धीरे से धक्का दिया गया था, लेकिन यह आभा के नीचे विस्फोटक महसूस हुआ। चार्ल्स एक बच्चे की तरह सबसे पहले दौड़ा जो अपने पिता को अभिभावक शिक्षक बैठक में घसीट रहा हो। सर, यह अभिराज है। लियोन ग्रेवाल कमरे में दाखिल हुआ। आभा दम घोंटने वाली थी। यहाँ तक कि बल्ब भी मंद हो गए। हवा खुद ही गुनगुनाने लगी। अभिराज ने पलक झपकाए। ओह, नमस्ते। लियोन की भौं फड़की। बस यही, यह उसकी प्रतिक्रिया है। इस बच्चे ने संघ में दूसरे सबसे मजबूत इंसान को नमस्ते से अभिवादन किया। लियोन ने अभिराज को घूरा। अभिराज ने पलटकर घूरा। आभाओं की एक शांत लड़ाई शुरू हो गई। चार्ल्स ने फुसफुसाया, कृपया उसे उकसाओ मत अभिराज। अगर वह चीख भी देता है तो यह इमारत एक गड्ढा बन जाएगी। लियोन धीरे से पास चला गया, आंखें सिकुड़ी हुई थीं। तुम वही हो जिसने जागृति के 5 दिनों के भीतर स्तर 9 योद्धा में सफलता प्राप्त की। अभिराज ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन निष्पक्ष होने के लिए मुझे एक रहस्यमय वरिष्ठ से एक खजाना मिला। मैंने यह अकेले नहीं किया। लियोन की आभा झिलमिला गई। विनम्रता, ये और भी भयानक है। एक राक्षस में विनम्रता एक बाघ के काटने से पहले माफी मांगने जैसा है। लियोन ने कहा, एक खजाना, है न? और तुम्हें यह एक वरिष्ठ से मिला। वही वरिष्ठ जिसने कहा था कि उसे चार्ल्स ने तुम्हारा संरक्षक नियुक्त किया था। भले ही तुम्हें एक खजाना मिला हो, इतिहास में इतनी तेजी से सफलता प्राप्त करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरे पास ग्रह पर सभी शीर्ष श्रेणी के संसाधनों की सूची है। कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा तुम सिर्फ एक स्तर 1 योद्धा थे, इसका मतलब है कि तुमने एक ही रात में स्तर 9 में सफलता प्राप्त की। लियोन ने फिर से कहा, इसके अलावा मुझे उसे जैसा किसी को नियुक्त करने याद नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे हंट परिवार ने किया हो। अभिराज ने पलक झपकाए, आप मेरे परिवार के बारे में जानते हैं? लियोन गुर्राया, बेशक मैं जानता हूँ। तुम्हारे परदादा, सिकंदर हंट, संघ में एक उच्च स्तर के अधिकारी हैं। इसके अलावा तुम एक दिन के भीतर एक योद्धा बन गए। बेशक संघ को तुम्हारे अतीत की खुदाई करनी होगी और तुम्हारा रिकॉर्ड रखना होगा। अभिराज अवाक था। वह क्या कह सकता था? फिर अभिराज और लियोन आमने सामने बैठ गए। अभिराज को कोई घबराहट महसूस नहीं हुई, उसे नहीं पता था क्यों। शायद इसलिए कि वह जानता था कि वह कुछ समय बाद उसके सामने की हस्ती को पार कर जाएगा, या शायद वह बस बहुत बहादुर था। लियोन झुका। मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अभिराज ने पलक झपकाए। मुझे क्या चाहिए? लियोन ने धीरे से सिर हिलाया। शक्ति, संसाधन, प्रभाव। अभिराज हल्के से हंसा। मैं बस मजबूत होना चाहता हूँ। लियोन की आंखें गहरी हो गईं। बेशक, उसे किसी चीज का लालच नहीं है। सबसे बुरा तरह का जीनियस। वह जो विकास से ग्रसित है। वह खड़ा हुआ और चार्ल्स की ओर मुड़ा। आज से, अभिराज शीर्ष स्तर की निगरानी में है। किसी को भी उसके रास्ते में बाधा डालने या उसे प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं है। उसे जो कुछ भी चाहिए, दो। अगर कोई उसका अनादर करता है। लियोन रुका। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उन्हें मार डालो। चार्ल्स ने गले से निगला। जी, सर। लियोन ने अभिराज की ओर देखा। एक और बात। अभिराज ने एक भौं उठाई। हाँ, लियोन पहली बार मुस्कुराया, एक दुर्लभ, थकी हुई मुस्कुराहट। कृपया, मानवता का दुश्मन मत बनना। फिर, अपनी आस्तीन के एक झटके के साथ, दबाव गायब हो गया। जैसे सभी के कंधों से पहाड़ हट गए हों।
जैसे ही उपराष्ट्रपति का शटल ऊपर उठा, आधार नगर 5 पर एक खामोशी छा गई। चार्ल्स पसीने से तरबतर जमीन पर बैठ गया। रीतिक दीवार के सहारे ढह गया। तो मुझे लगता है कि हम सब अब आधिकारिक तौर पर एक 18 साल के लड़के के लिए काम करते हैं। चार्ल्स बुदबुदाया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी जन्म दिया है। अपने कमरे के अंदर अभिराज ने अपनी स्थिति स्क्रीन को देखा और आह भरी। मास्टर अभिराज। शरीर 3472। आत्मा 3472। प्रतिभा अनंत समझ इन्फिनिट कॉम्प्रहेंशन। मुझे सच में फिर से कुछ मजबूत से लड़ना होगा, उसने बुदबुदाया। सुपर सिटी 1 में संघ मुख्यालय के अंदर लियोन अपने शटल से बाहर निकला, अपना लबादा हटाया और अपने डेस्क पर बैठ गया। संघ के अन्य शीर्ष कार्यकारी उससे मिलने के लिए दौड़े। सर, क्या लड़का सच में इतना असाधारण था? लियोन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस आह भरी, पुरानी स्पिरिट वाइन की एक बोतल निकाली और बुदबुदाया। अगर वह बुरा बन गया तो हम गए। हमें या तो उसे खत्म करना होगा या भविष्य में उसके सामने झुकना होगा। लेकिन अगर वह मानवता का दोस्त बन जाता है, तो हमें 3-5 वर्षों में पृथ्वी को फिर से जीतने का एक मौका मिल सकता है। चलो सर्वोत्तम की आशा करते हैं। अधिकारी शांत हो गए। संघ में दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति से इस तरह का मूल्यांकन कुछ ऐसा है जिसकी उन्होंने कल्पना भी करने की हिम्मत नहीं की थी। वह लड़का किस तरह का जीनियस था कि उपराष्ट्रपति को उसके बारे में इतना ऊंचा सोचना पड़ा। आधार नगर 5 में चार्ल्स के कार्यालय के अंदर अभिराज और चार्ल्स एक दूसरे के सामने कुर्सी पर थे। अभिराज ने कहा, अब जब मैं एक स्तर 9 योद्धा बन गया हूं, क्या मैं अकेले शिकार के लिए जा सकता हूं, सुपरवाइजर? चार्ल्स ने उसे देखा और गहरी सांस ली। अब जब ये सब हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रोक सकता हूं, भले ही मैं चाहता? जाओ जाओ, जो चाहो करो। मैं बस एक ब्रेक लेना चाहता हूं। आह। अभिराज के उभरने से पहले चार्ल्स सुपर सिटी में रहता था। वह 5 आधार नगरों के प्रभारी पर एक सुपरवाइजर था। लेकिन अब उसे सिर्फ अभिराज के लिए आधार नगर 5 में रहना पड़ा। चार्ल्स ने कुछ सोचा। अरे अभिराज, क्या तुम्हें वह समझौता याद है जो हमने किया था? ठीक है, वह समझौता अब नहीं गिना जाता। अभिराज हैरान था। सुपरवाइजर, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ किया? क्या संघ अब मुझे नहीं चाहता? चार्ल्स ने अपनी आंखें घुमाई। अब तुम्हें नहीं चाहता तुम कहते हो? कौन इतना बेवकूफ है जो तुम्हें नहीं चाहेगा? चार्ल्स ने कहा, ये वह नहीं है। एक नया समझौता है। समझौते में सिर्फ एक वाक्य है। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम इच्छा करते हो, जब तक तुम मानवता के पक्ष में हो। अभिराज ने फिर से पलक झपकाई। मानवता के पक्ष में होने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं कोई राक्षस या कुछ और दिखता हूँ? मैं एक इंसान हूँ, बेशक मैं मानवता के पक्ष में हूँ। चार्ल्स गुर्राया। कौन जानता है कि तुम एक राक्षस हो या नहीं? क्या कोई इंसान ऐसा कुछ कर सकता है जो तुमने किया? हूँ। अभिराज फिर से अवाक था। फिर उसने कंधे उचकाए और कहा, मैं जीनियस हूँ आखिरकार। चार्ल्स उसे उसकी बेशर्मी के लिए डांटना चाहता था, लेकिन वह क्या कह सकता था? ये लड़का वास्तव में एक जीनियस था, एक राक्षसी जीनियस। फिर उसने अभिराज से फिर से कहा, क्या तुम सुपर सिटी में प्रवास करना चाहते हो? वहाँ बहुत सारे जीनियस हैं। शायद तुम्हारे जितने विकृत नहीं, लेकिन बहुत हैं। इसके अलावा वहाँ संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। तुम्हारा हंट परिवार भी वहीं है। तुम्हें शहर के केंद्र में संघ हॉल के पास एक सुपर विला मिलेगा और तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ शहर में वापस जा सकता है। तुम्हारा क्या विचार है? अभिराज ने एक पल सोचा और कहा, मुझे इसके बारे में अपने माता पिता से बात करनी होगी। एक बार जब फैसला हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभिराज संघ इमारत से बाहर निकला। चार्ल्स के शब्द सुपर सिटी में स्थानांतरित होने के बारे में उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने बुदबुदाया, मुझे पिताजी से इसके बारे में पूछना होगा। हंट परिवार वहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम चले गए तो वे हमारा स्वागत करेंगे। मैं अभी उनका सामना करने के लिए पर्याप्त ताकतवर नहीं हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? वह नहीं जानता था कि जब वह चिंतित था, तो सुपर सिटी में हंट परिवार के विला के अंदर पहले से ही एक तूफान आ रहा था। विशाल पैतृक हॉल के अंदर सिकंदर हंट, स्तर 8 सम्राट और वर्तमान कुलपति, सिंहासन जैसी मुख्य सीट पर बैठे थे। उनका भाव अपठनीय था। उनके चारों ओर पूरा हंट वंश खड़ा था। उनके दाहिने ओर अभिराज के दादा जयंत और चाचा दादा रुद्र कठोरता से खड़े थे, दोनों सम्राट स्तर के, लेकिन अपने दंड का इंतजार कर रहे घबराए हुए स्कूली बच्चों की तरह देख रहे थे। उनके बगल में अभिराज के 2 चाचा थे। बड़े चाचा करण हंट किंग स्तर 5, छोटे चाचा विकास हंट ग्रैंडमास्टर स्तर 9। करण और विकास के परिवार उनके पीछे खड़े थे। उनके बीच अभिराज के 5 चचेरे भाई बहन थे। करण के बच्चे सिद्धांत उम्र 22 स्तर 6 योद्धा, मायरा उम्र 19 स्तर 2 योद्धा। विकास के बच्चे नकुल उम्र 18 स्तर 1 योद्धा, जेहन उम्र 17 क्वासी योद्धा, लीला उम्र 15 अभी तक जागृत नहीं। जहां तक रुद्र हंट के वंश की बात है, उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी, प्रत्येक के बच्चे थे। कुल 6 बच्चे, 4 लड़के और 2 लड़कियां। 3 आधिकारिक योद्धा, 3 नाबालिग।
कुल मिलाकर अभिराज के 11 चचेरे भाई बहन थे, जिनमें से 7 पहले ही जागृत हो चुके थे। पूरा कमरा तनावग्रस्त और शांत था। अचानक सिकंदर की धीमी हंसी हवा में टूट गई, आधा मनोरंजन आधा भयानक। वह अभिराज के दादा की ओर देखने के लिए मुड़ा। बूढ़े आदमी के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। एक सम्राट होने के बावजूद वह अपने पिता के सामने एक बच्चे जैसा महसूस कर रहा था। उसका भाई चाचा दादा पास खड़ा था, जिसका चेहरा एक छात्र की तरह था जो अपने सहपाठी को शिक्षक द्वारा डांटे जाने को देख रहा हो, अपनी बारी का डर रहा हो। सिकंदर की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गिर गई। मेरे अच्छे बेटे, जब तुम अश्विन को परिवार से बाहर निकालने के लिए सहमत हुए तो क्या तुम्हारा दिमाग सड़ गया था? इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वह एक टायरानोसोरस की तरह दहाड़ा। तुम कमीने, कुत्ते के बच्चे, पिता का कलंक, शायद तुम्हारा दिमाग गोबर से भरा है, क्या मुझे इसे निकालकर तुम्हारे लिए साफ करना चाहिए? अभिराज के दादा हकलाए, मुझे लगा कि यह आपका फैसला था। उन्होंने इसे अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया, लेकिन सिकंदर के कान तेज थे। रुद्र का चेहरा काला पड़ गया। क्या बेवकूफ, उसने फुसफुसाया। बूम! जयंत कमरे में उड़ गया, दीवार से टकराया। सब हॉर्न फूटे। सिकंदर खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आक्रोश था। मैंने अश्विन को बाहर निकालने का फैसला किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? क्या तुमने उसके बाद अपने बेटे से एक बार भी संपर्क करने की कोशिश की? शायद तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास पर्याप्त बेटे हैं और तुम्हें दूसरे की अब जरूरत नहीं है। वह रुद्र की ओर मुड़ा, जो तुरंत पीला पड़ गया। पिताजी, शांत हो जाए। आप जानते हैं कि मैं अश्विन से बहुत प्यार करता था। ये बस गुस्से का एक पल था कि मैं। बूम! एक और शरीर कमरे में उड़ गया। सिकंदर अब खुद से बुदबुदा रहा था। एक जीवन में एक बार का जीनियस। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति ने मुझे चेतावनी दी, अगर हम अभिराज के प्रति कोई द्वेष रखते हैं, तो पूरा हंट परिवार मिट सकता है। उसने अपने बेटों को घूरा, जो अब जमीन पर बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। सिकंदर फिर से गुस्से से लाल हो गया। वह दहाड़ा, तुम कमीनों, एक सेकंड में उठो वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम 1 या 2 साल के लिए वहीं लेटे रहो। दोनों भाई ऐसे उछल पड़े जैसे उनमें चिकन ब्लड डाल दिया गया हो। रुद्र ने अपने भाई को घूरा। तुम कमीने, पिताजी के सामने बेहोश होने का नाटक कर रहे हो, है ना? अभिराज के दादा। सिकंदर ने आह भरी और कहा, हम आधार नगर 5 के लिए निकलते हैं। आज ही। हम सब। हाँ, पिताजी, भाइयों ने एक सुर में जवाब दिया। छोटी पीढ़ी जम गई थी। अभी क्या हुआ? यहाँ तक कि किंग स्तर के योद्धा भी नहीं समझे। केवल सम्राट स्तर के बड़ों को ही अभिराज की भयानक क्षमता के बारे में बताया गया था। करण, अभिराज के बड़े चाचा, ने अपना साहस जुटाया और आगे बढ़ा। पिताजी, क्या चल रहा है? जयंत अभी भी निराश था। उसे किसी पर अपना गुस्सा निकालने की जरूरत थी। उसका बड़ा भाई और पिता सवाल से बाहर थे, इसलिए करण शिकार बन गया। एक शब्द कहे बिना उसने करण को हॉल के पार थप्पड़ मारा। अपने बूढ़े आदमी को पिते हुए देखकर मजा आ रहा है ना? जयंत ने ठंड से गुर्राया। और इसके साथ ही वह तूफान की तरह बाहर निकल गया। हॉल में खामोशी छा गई थी। आधार नगर 5 में वापस। अभिराज अभी भी विचारों में खोया था। मुझे रोशनी से बात करनी चाहिए कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। उसे पहले कभी आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन अब चीजें अलग थीं। वह जानता था कि वह एक मार्शल डोजो में एक जूनियर इंस्ट्रक्टर के रूप में अंशकालिक काम करती थी। वहां के सभी प्रशिक्षक कम से कम मार्शल योद्धा थे, लेकिन रोशनी अपनी प्रतिभा के साथ जल्दी स्वीकार कर ली गई थी। बिना किसी झिझक के अभिराज अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठा और सिल्वर मून मार्शल डोजो की ओर तेजी से बढ़ा। डोजो विशेष रूप से महिलाओं के लिए था, इसलिए अभिराज के आगमन ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही वह बाहर निकला, सूरज ने उसके लंबे कद पर चमक मारी। काला पहने हुए, पीठ पर तलवार बंधी हुई, हवा से झुके हुए बाल, वह एक सपने से सीधे फटे हुए चरित्र की तरह दिख रहा था। गुजरती हुई एक लड़की लगभग गिर गई। ओह मेरे भगवान, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? क्या वह मेरे सपनों का राजकुमार है? दूसरी लड़की ने डांटा। पीछे हटो, बेशर्म चुड़ैल। वह स्पष्ट रूप से मेरा राजकुमार है। अभिराज ने उन्हें सुना। उसने कंधे उचकाए। मैं बस सुंदर हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? वह रिसेप्शन में चला गया। रिसेप्शनिस्ट उसे देखते ही जम गई, स्पष्ट रूप से स्तब्ध थी। अभिराज ने उसकी ओर अपनी उंगलियां चटकाईं। नमस्ते, मैं अभिराज हूँ। मैं रोशनी से मिलने आया हूँ। क्या वह उपलब्ध है? रिसेप्शनिस्ट ने खुद को वास्तविकता में पलक झपकाकर वापस लाया। आपका मतलब प्रशिक्षक रोशनी से है? अभिराज ने सिर हिलाया। उसने तुरंत एक नंबर डायल किया। मैडम, एक श्री अभिराज आपसे मिलने आए हैं। प्रशिक्षण हॉल में। रोशनी ने एक भौं उठाई। अभिराज, वह इतनी दूर यहाँ क्यों आएगा? उसने अपने छात्रों को अभ्यास जारी रखने के लिए कहा जबकि वह बाहर निकली। जैसे ही वह फ्रंट डेस्क के पास पहुंची, उसने एक लंबे, तेज नैन नक्शों वाले आदमी को शांति से इंतजार करते हुए देखा। एक सेकंड के लिए उसने मानसिक रूप से अपना संतुलन खो दिया, एक स्तब्धता में फंस गई। उसका दिल एक धड़कन चूक गया।
लेकिन फिर वह अपनी समझ में वापस आ गई और हल्के से शर्मा गई। अगर किसी ने ये देखा तो वे क्या सोचेंगे। उसने अपने बाल सहलाए और पास गई। नमस्ते अभिराज। अभिराज खड़ा हुआ और मुस्कुराया। हाय रोशनी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसने जिज्ञासा से पूछा। अभिराज ने उसकी आंखों में देखा। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं प्यार। अचानक उसका फोन बजा। उसने एक उंगली उठाई। माफ करना, यह मेरी माँ है। मैं जल्दी आऊंगी। अभिराज ने सिर हिलाया। आगे बढ़ो। लेकिन जैसे ही रोशनी ने जवाब दिया, उसकी मुस्कान गायब हो गई। माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? उसका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। उसकी आवाज में घबराहट छा गई। एक शब्द कहे बिना वह मुड़ी और भागना शुरू कर दिया। रोशनी, अभिराज ने उसके पीछे बुलाया। क्या हुआ? वह रुकी, मुड़ी और सांस फूलते हुए चिल्लाई। ये ईरा है, मेरी छोटी बहन। उसका अपहरण कर लिया गया है। अभिराज ने पीछे से पुकारा। रोशनी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ? रोशनी अचानक रुक गई। वह साफ कांप रही थी, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसके चेहरे पर निराशा का एक संकेत था। अभिराज ने रोशनी को कभी ऐसा नहीं देखा था। उसके लिए वह हमेशा पूर्णता का प्रतीक थी, शांत, आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी। लेकिन अब उसके सामने खड़ी रोशनी एक अजनबी थी। उसे इस तरह देखकर उसका दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। उसने सोचा, मैं उसके प्रति ऐसी मजबूत भावना कैसे रख सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि मेरे पिछले स्व को उस पर क्रश था। हो सकता है कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ। लेकिन ये भावना अब, यह अलग है। यह ऐसा है जैसे कोई मेरे बहुत करीब, मेरे माता पिता की तरह पीड़ित है। क्या रोशनी ने पहले ही मेरे दिल में वह जगह ले ली है? ये भावनाएं कब बनी? नहीं, वे हमेशा वहां थीं। वह नासमझ मैं हमेशा उससे प्यार करता था लेकिन कभी इकबाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह एक क्रश नहीं था, वह शुद्ध प्यार था। अभिराज को अब अपनी भावनाएं साफ दिखाई दी। और एक आदमी के रूप में वह उनका सम्मान करेगा। वह वही करेगा जो उसका दिल उसे बताएगा। वह आगे बढ़ा और उसे कसकर गले लगाया। रोशनी अभी भी कांप रही थी। अभिराज महसूस कर सकता था कि वह उस पल में कितनी कमजोर थी। इस लड़की ने हमेशा इस क्रूर दुनिया में जीवित रहने के लिए एक दोहरी व्यक्तित्व दिखाया था, जहां उसके पास भरोसे के लिए कोई मजबूत पृष्ठभूमि नहीं थी। अब जब उसकी छोटी बहन को ले जाया गया था, तो उसके सभी मुखौटे ढह गए थे। असली रोशनी सामने आई थी, पारिवारिक दबाव, उसकी बहन, उसकी मां से दबी हुई। लेकिन रोशनी ने गले लगाने से इनकार नहीं किया। उसे अपना सिर गाड़ने के लिए एक मजबूत छाती की जरूरत थी, एक छाती जो तनाव और बोझ से भरी थी। और उसके दिल में कहीं गहराई में एक जगह थी जो विरोध नहीं करना चाहती थी। हो सकता है कि अभिराज सुंदर हो सकता है कि उसने जागृति प्रक्रिया के दौरान शानदार क्षमता दिखाई हो सकता है कि वह उसकी प्रशंसा करती हो, या हो सकता है ये कुछ और ही हो। अभिराज ने धीरे से फुसफुसाया, चिंता मत करो रोशनी, ईरा को कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में जब तक मैं, अभिराज, मर नहीं जाता, तुम पर या तुम्हारे परिवार पर एक बाल को भी आज से नुकसान नहीं होगा। कृपया मुझ पर विश्वास करो। उसने फिर जोड़ा, अब चलो तुम्हारे घर चलते हैं। चलो पहले पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है। उसने धीरे से उसे अपने आलिंगन से जाने दिया। रोशनी शर्मा गई, लेकिन इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने सिर हिलाया। अभिराज उसे अपनी कार में ले गया और सामान्य नागरिक जिला की ओर चलाया, एक ऐसी जगह जहां केवल साधारण लोग रहते थे, परिवार में योद्धाओं या धन के बिना। अभिराज ने कार पार्क की और रोशनी के लिए दरवाजा खोला। वह उसे उसके घर की ओर ले गई, जो एक 10 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर था। रोशनी ने घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। अभिराज ने एक महिला को देखा, शायद उसकी अपनी मां से ज्यादा उम्र की नहीं, लेकिन वह काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जैसे वह थोड़ी देर से रो रही हो। वह रोशनी की मां होनी चाहिए, अभिराज ने सोचा। रोशनी अंदर गई और अपनी मां को कसकर गले लगाया। अभिराज ने बाधा नहीं डाली। उसने मां और बेटी को उनका पल लेने दिया। कुछ समय बाद उसने धीरे से बात की। नमस्ते आंटी, मैं अभिराज हूँ, रोशनी का सहपाठी। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ? रोशनी की मां ने हल्के से सिर हिलाया। आज मैं ईरा को पास के पार्क में टहलने के लिए ले गई थी। ईरा बचपन से ही एक अज्ञात पुरानी बीमारी से पीड़ित है। केवल दवा और मानसिक स्थिरता ही उसे सुरक्षित रख सकती है। इसलिए मैं और रोशनी हर 3 दिन में उसे बारी बारी से बाहर टहलने ले जाते हैं। अभिराज हैरान था। उसने ईरा को एक बार देखा था, लेकिन उसने तब कुछ भी असामान्य ध्यान नहीं दिया था। रोशनी ने सिर हिलाया। हाँ, ईरा को बचपन में एक बार अत्यधिक ठंड का अनुभव हुआ था। फिर ये लक्षण उसके लिए एक नियमित मुद्दा बन गया। उसे समय समय पर रात में बहुत ठंड महसूस होती थी। उन पलों में उसका शरीर ठंडक विकिरण करता है। तब से उसकी स्थिति बिगड़ गई है। केवल दवा ही उसे चलायमान रख सकती है। डॉक्टर ने कहा कि एक प्राकृतिक खजाना उसे ठीक कर सकता है, लेकिन
अभिराज समझ गया, वह खजाना बहुत महंगा होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि रोशनी तेजस मार्शल विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए इतनी दृढ़ थी अपनी जागृति से पहले भी। रोशनी की मां ने जारी रखा, जब हम पार्क में थे तो एक काली कार आकर रुकी। कुछ लोग बैटल आर्मर में बाहर निकले, जबरदस्ती इरा को ले गए और चले गए। मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा सकी। वह फिर से रोने लगी। फिर, जैसे कुछ याद आया हो, उसने एक लिफाफा निकाला। रोशनी, यह उन्होंने दिया था। उन्होंने मुझसे इसे तुम्हें देने के लिए कहा। रोशनी ने लिफाफा लिया और उसे खोला। जैसे ही उसने पत्र पढ़ा, उसकी आंखों में निराशा अपने चरम पर पहुंच गई। अभिराज ने उसके चेहरे पर भाव देखा और धीरे से उसके हाथ से पत्र लेकर पढ़ने लगा। प्रिय प्यारी रोशनी, तुम्हारी बहन हमारे पास है। मैं 24 घंटों के लिए उसे कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो उस समय के भीतर मेरे विला में आओ। संघ हॉल को मत बताना। तुम जानती हो कि मेरे पिता एक ग्रैंड मास्टर हैं। भले ही तुम उन्हें बताओ, क्या वे मेरा कुछ कर सकते हैं? लेकिन ईरा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह तुम्हारी तरह एक महान सुंदरता है और तुम जानती हो कि मेरा क्या मतलब है। तो यहाँ अकेले आओ या नहीं तो ही। तुम्हारा प्रिय जारेद। पत्र पढ़ने के बाद भी अभिराज शांत रहा। उसकी आत्मा एक पूरे अलग स्तर पर थी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखाई। उसने रोशनी की ओर देखा और धीरे से पूछा, जारेद कौन है? रोशनी ने जवाब दिया, वह सूदखोर का बेटा है जिससे हमने पैसे उधार लिए थे। ईरा की दवा का खर्च बहुत ज्यादा है। मेरे पिता 1 साल पहले उनसे उधार लेने के तुरंत बाद मर गए थे। तब से वे हमें परेशान कर रहे हैं। हम उन्हें भुगतान करने के लिए हमारे पास जो कुछ भी है वह बेच रहे हैं, लेकिन वह कमीना हमें जाने नहीं देगा। वह हमें व्यक्तिगत रूप से परेशान करने आता था। कुछ दिन पहले वह मुझसे शादी का प्रस्ताव रखने भी आया था। मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। वह तब से मुझे धमकी दे रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह हीरा का अपहरण कर लेगा। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। अभिराज ने अपनी मुट्ठी भींची लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस रोशनी के सिर पर एक हाथ रखा। चिंता मत करो, मेरे कुछ संबंध हैं। ईरा 1 घंटे के भीतर यहाँ होगी। रोशनी ने सोचा कि अभिराज ऋतिक के बारे में बात कर रहा था, जिसने जागृति समारोह के दौरान उसकी प्रशंसा की थी। लेकिन ऋतिक क्या कर सकता है? वह केवल एक स्तर 9 मास्टर है। नॉमन के पिता एक ग्रैंड मास्टर हैं। अभिराज को नहीं पता था कि उसके मन में क्या तूफान चल रहा था। उसने अपना फोन निकाला और चार्ल्स को कॉल किया। चार्ल्स की आवाज स्पीकर से आई। अरे अभिराज, क्या हाल है? क्या तुम 1 घंटे पहले यहाँ से नहीं निकले? क्या तुमने पहले ही अपना मन बना लिया? अभिराज ने कहा, सुपरवाइजर, मुझे आपकी मदद चाहिए। चार्ल्स हैरान था। किस तरह की मदद अभिराज? बस मुझे बताओ। भले ही मैं इसे पूरा न कर सकूं, ऊपर वाले कार्रवाई करेंगे। अभिराज ने जवाब दिया, नहीं सुपरवाइजर। देखिए, एक स्थिति है। अभिराज ने उसे सब कुछ समझाया। ये सब सुनने के बाद चार्ल्स ने ठंड से गुर्राया। लगता है कि इस शहर को एक शुद्धि की जरूरत है। उन कमीनों को लगता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि संघ उन्हें समर्थन करता है। इस बार वे एक बंद गली में आ गए हैं। चार्ल्स के पास लियोन से साफ आदेश थे, जो भी अभिराज के रास्ते में खड़ा हो, उसे खत्म कर दो। और चार्ल्स बता सकता था कि रोशनी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने कहा, चिंता मत करो अभिराज। तुम इसे कैसे हल करना चाहते हो? क्या मुझे उन सबको मार देना चाहिए और ईरा को वापस लाना चाहिए, या उन्हें जिंदा पकड़ना चाहिए? अभिराज की आवाज ठंडी हो गई। उन्हें पकड़ो। पिता और पुत्र को यहाँ लाओ। उन्हें माफी मांगनी होगी, इससे पहले कि वे मर जाएं। यहाँ तक कि चार्ल्स को भी अभिराज के लहजे से थोड़ा दबाव महसूस हुआ। चार्ल्स ने जवाब दिया, आपकी इच्छा। फिर आधार नगर 5 में कुछ ऐसा हुआ जो स्तर 3 जानवर की ज्वार के बाहर नहीं हुआ था। 10 ग्रैंड मास्टर्स और 50 मास्टर्स को संघ से भेजा गया। उन्होंने अपनी हरकतें नहीं छिपाई। वे सैन्य कारों में सीधे एक विशाल विला तक चले गए, एक जो एक ग्रैंड मास्टर का था। ये भव्य प्रदर्शन अनोटिस्ड नहीं गया। आधार नगर 5 के रिपोर्टर्स को इसकी भनक लग गई। उन्होंने काफिले का पीछा किया। कुछ ने तो लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी। ये सुपर फोर्स कहाँ जा रही है? क्या शहर को एक स्तर 3 जानवर की ज्वार का सामना करना पड़ रहा है? नागरिक घबरा रहे थे क्योंकि उन्होंने प्रसारण देखा। लेकिन अभिराज और रोशनी के परिवार को कोई अंदाजा नहीं था। इस बीच विला में एक गुर्गा दौड़ता हुआ आया। बॉस, संघ से एक शक्तिशाली बल ठीक बाहर है। जारेद कमरे में एक महिला के साथ खेल रहा था। वह जम गया। तुमने क्या कहा? कौन सा मजबूत बल? मेरे पिता एक ग्रैंड मास्टर हैं। शहर में संघ के शीर्ष अधिकारियों को छोड़कर कोई मजबूत नहीं है। गुर्गा हकलाया, बॉस, ये शीर्ष अधिकारी हैं। 10 ग्रैंड मास्टर्स और 50 मास्टर्स। क्या कुछ हुआ? क्या आपके पिता ने कुछ गलत किया? जारेद ने गुर्गे को थप्पड़ मारा और बालकनी की ओर दौड़ा। वहां से उसने देखा कि उनका विला पूरी तरह से घिरा हुआ है। वह अपने पिता के कमरे की ओर दौड़ा और दरवाजे पर धमाका किया।
अरे पिताजी, यह अत्यावश्यक है। दरवाजा खोलो। अंदर से एक चिड़चिड़ी आवाज भौंकी। कमीने, तुम मेरी शांति को क्यों भंग कर रहे हो? अगर तुम समझाते नहीं हो तो मैं तुम्हारी कुत्ते की टांगें तोड़ दूंगा। जारेद चिल्लाया, पिताजी, संघ से 10 ग्रैंड मास्टर्स और 50 मास्टर्स ने हमारे घर को घेर लिया है। क्या आप कुछ जानते हैं? दरवाजा झटके से खुल गया। उसके पिता बाहर निकले, अपना रोब बांधते हुए। एक महिला को अंदर एक कंबल में लिपटा हुआ देखा जा सकता था। दोनों बाहर दौड़े। उनके विला का मुख्य द्वार पहले ही उड़ा दिया गया था। नॉमन, जारेद के पिता, मुस्कुराने की कोशिश की। क्या मैं पूछ सकता हूं कि संघ अधिकारी मुझसे क्या चाहते हैं? ग्रैंड मास्टर्स में से एक गुर्राया। नॉमन, मैं सुझाव देता हूं कि तुम अपना सुआ का मुंह बंद रखो और हमें अपना काम करने दो। वरना, जारेद का चेहरा काला पड़ गया। भले ही आप संघ से हों, क्या आपको लगता है कि आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? मैं आपको ऊपर वालों को रिपोर्ट करूंगा। आदमी मुस्कुराया। आगे बढ़ो, हम सुपरवाइजर चार्ल्स के आदेशों के तहत यहाँ हैं। आप सुपर सिटी मुख्यालय से संपर्क करना चाहेंगे, है ना? नॉमन के पैर कमजोर हो गए। उसके सभी पाप उसकी आंखों के सामने चमक उठे। लेकिन उसे कोई पाप याद नहीं आया जो सुपरवाइजर का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हो। लेकिन फिर उसने सुना कि आदमी जवाब दे रहा था, नॉमन, तुम्हारे बेटे ने इरा नाम की एक लड़की का अपहरण किया। उस कार्य ने तुम्हारे पूरे परिवार के भाग्य को सील कर दिया। मुझे तुम पर दया आती है। जारेद जमीन पर गिर गया। क्या? कैसे? क्यों? कोई रास्ता नहीं है कि वह परिवार पूरे संघ को हिला सके। लेकिन इससे पहले कि वह विचार पूरा कर पाता, एक तेज दर्द उसके माध्यम से गोली मार गया। उसके पिता ने उसे जोर से लात मारी थी। नॉमन ने टीम की ओर देखा। कोई गलतफहमी होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कसम खाता हूं। मैं एक ग्रैंड मास्टर हूं। मैंने मानवता की सुरक्षा के लिए राक्षसों से लड़ाई की। संघ मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस उसे गिरफ्तार कर लिया, विला को तोड़ दिया और अंदर के सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। उन्हें इरा एक कमरे में बंधी और बेहोश मिली। उन्होंने उसे खोल दिया और उसे जगाने की कोशिश की। इरा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और फिर से सिसकने लगी। कृपया मुझे जाने दो। कृपया। बहन, मुझे बचाओ। वो। रीतिक आगे बढ़ा। वह भी ऑपरेशन का हिस्सा था। नमस्ते इरा, मैं रीतिक हूँ। तुम्हारी बहन का दोस्त। हम तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन के पास वापस लाने आए हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? इरा ने रोना बंद कर दिया। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम सच में मुझे बचाने आए हो? रीतिक मुस्कुराया। बेशक, क्या हम चलें, फिर? इरा ने उस पर विश्वास करने का फैसला किया और सिर हिलाया। टीम ने सभी को लिया और सामान्य नागरिक जिला में लौट आए। ये पूरी घटना टीवी पर सीधा प्रसारित की गई थी। जनता की राय का एक तूफान फट पड़ा। जारेद कौन है? उसने किसका अपहरण किया कि पूरे संघ हॉल को चलना पड़ा? सोशल मीडिया पर अनगिनत पोस्ट बाढ़ आ गए। अभिराज चुपचाप रोशनी के बगल में बैठा था। रोशनी ने घबराकर उसकी ओर देखा। प्रशिक्षक रीतिक ने क्या कहा? क्या वह हमारी मदद कर सकते हैं? क्या तुम उनसे फिर बात कर सकते हो? अगर मुझे संघ में शामिल होना पड़े तो मैं हो जाऊंगी। मैं तेजस मार्शल विश्वविद्यालय नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में उदासी और बेचैनी का गहरा मिश्रण था। उसने हमेशा एक शोधकर्ता बनने का सपना देखा था, न कि एक लड़ाका। इसीलिए उसने विश्वविद्यालय का लक्ष्य रखा था। लेकिन अब स्थिति ने उसे घेर लिया था। अगर संघ में शामिल होने से उसकी बहन की मदद हो सकती है, तो वह उस सपने को त्यागने को तैयार थी। वैसे भी, उसकी बर्फ क्षेत्र आइस डोमेन की आत्मा प्रतिभा के साथ, वह टीम की लड़ाई में एक शक्तिशाली नियंत्रक कंट्रोलर बन सकती थी। सच कहूं तो, संघ एक बुरा विकल्प नहीं था। अभिराज ने उसे अजीब से भाव से देखा, जैसे कह रहा हो, मैं उस कामुक आदमी को क्यों बुलाऊंगा? तुम्हें भी उसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसने यह बात कही नहीं। इसके बजाय, उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो। इरा 30 मिनट में यहाँ होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसे पहले ही बचा लिया गया है। बस इंतजार करो। और अगर तुम संघ में शामिल होना चाहती हो, तो ठीक है, लेकिन ऐसा इसलिए मत करना क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूं। तुम्हारे लिए अंतिम उपाय फिर कभी नहीं होगा। रोशनी ने हक्के बक्के होकर उसे घूर कर देखा। उसे यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? मैं जानती हूँ कि वह एक अमीर परिवार से है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, उनके परिवार में कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? अभिराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मानसिक ऊर्जा फैलाई, जिसने अब 35 किलोमीटर के दायरे को कवर कर लिया था। अचानक 20 संघ की गाड़ियां उसके दायरे में आ गईं। उसने उनमें एक सम्राट क्षेत्र किंग रेल्म के विशेषज्ञ की आभा महसूस की। चार्ल्स यहाँ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद आएंगे। लगता है इरा ठीक है। वे दोनों जारेद और नॉमन होने चाहिए। ऑपरेशन आसानी से चला। अभिराज अपने मन में ये सब साफ साफ देख सकता था। 20 मिनट बाद, वह खड़ा हुआ और रोशनी की ओर देखा। चलो बाहर चलते हैं। वे आ गए हैं। रोशनी ने पलक झपकाए।
कौन आ गया? अभिराज। अरे, इरा और बचाव दल। जैसे ही रोशनी ने ये सुना, वह उछल पड़ी। उसकी माँ, नंदिनी भी उछल पड़ी। क्या तुम सच कह रहे हो, बेटा? क्या इरा सच में यहाँ है? नंदिनी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अभिराज ने उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। हाँ, नंदिनी जी, वह यहाँ है, सुरक्षित और सही सलामत। रोशनी ने उसे घूर कर देखा, अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। क्या यह आदमी बस हमें झूठी उम्मीद दे रहा है? फिर भी, वह उसके पीछे पीछे दरवाजे की ओर बढ़ी। जब वे बाहर निकले, तो रोशनी और नंदिनी दोनों दंग रह गईं। इमारत के सामने एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। लगभग 20 संघ के वाहन अभी अभी आकर रुके थे। क्या हो रहा है? रोशनी ने भ्रमित होकर अभिराज की ओर देखा। यहाँ तक कि अभिराज भी भ्रमित था। गाड़ियां स्पष्ट रूप से अभी अभी पहुंची हैं, इतने सारे लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? अभिराज को यह नहीं पता था कि पूरा मिशन शहर भर में सीधा प्रसारित लाइव ब्रॉडकास्टेड किया गया था। जिन लोगों ने काफिले की दिशा देखी, वे दौड़कर यहाँ आ गए। पड़ोस के लोग, जो इरा को पहचानते थे, वे भी देखने आए कि क्या हो रहा है। एक मोटी महिला नंदिनी के पास आई। इरा को क्या हुआ? तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि उसे अगवा कर लिया गया था? हो सकता है हम मदद कर सकते थे। नंदिनी दंग रह गई। इन्हें इरा के बारे में कैसे पता? मैंने तो बस रोशनी को बताया था। ये स्पष्ट था कि वह महिला कृपा पाने की कोशिश कर रही थी। एक मूर्ख भी देख सकता था कि इस परिवार को किसी असाधारण व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था, तभी संघ ने इतनी बड़ी सेना को जुटाया था। तुम्हें नहीं पता था? महिला ने आश्चर्य से पूछा। क्या नहीं पता था? नंदिनी ने सावधानी से पूछा। बचाव मिशन ये पूरे शहर में प्रसारित किया गया था। सबने देखा। अब तो अभिराज और रोशनी भी हक्के बक्के रह गए। प्रसारित? अभिराज ने माथे पर बल डाला। क्या बकवास है? क्या संघ व्लॉगर बनने की कोशिश कर रहा है या कुछ और? तभी भीड़ में फुसफुसाहट बंद हो गई। कार के दरवाजे खुले। संघ के सैनिक, प्रत्येक एक मार्शल मास्टर, पहले बाहर निकले। फिर उन्होंने ग्रैंड मास्टर्स के लिए दरवाजे खोले। उनमें से 10 बाहर निकले। केंद्रीय वाहनों में से एक से ऋतिक बाहर निकले, उनके बगल में इरा थी। जब नंदिनी और रोशनी ने उसे देखा, तो वे दौड़कर आगे बढ़ीं। इरा की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसने चिल्लाकर कहा, माँ, दीदी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। रोशनी ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी। ऐसा मत कहो, इरा। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोशनी तो यहाँ तक कि खुद को बलिदान करने के लिए भी तैयार थी। लेकिन अंत में, ऐसी नौबत नहीं आई। नंदिनी ने इरा को कसकर गले लगा लिया, जैसे कि वह फिर से गायब हो सकती है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ बेकार है। इरा उससे चिपक गई। ऐसा मत कहो, माँ। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। वे आदमी बहुत ताकतवर थे, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन इन अंकलों ने उन्हें हरा दिया। किसी ने उनके मिलन को बाधित नहीं किया। नंदिनी खड़ी हुई और ऋतिक को झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद, श्रीमान, मेरी बेटी को बचाने के लिए। ऋतिक को पसीना आ गया। मैं श्रेय कैसे ले सकता हूँ या उसे झुकने दूँ? अगर अधीक्षक ने मुझे जिंदा छील दिया तो क्या होगा? उसने जल्दी से कहा, इसका जिक्र मत कीजिए, श्रीमती जी। ये हमारा कर्तव्य था। वास्तव में, ये हमारी गलती थी कि अपराधियों ने शहर में ऐसा करने की हिम्मत की। नंदिनी चौंक गई। क्या इस शक्तिशाली व्यक्ति ने अभी अभी माफी मांगी? देखने वाले सभी लोग ईर्ष्या से भर गए। ऐसे मजबूत व्यक्तियों द्वारा श्रीमती जी कहकर संबोधित किया जाना। ये परिवार अब उठने वाला था। तभी चार्ल्स अपनी कार से बाहर निकले। एक शक्तिशाली, दम घोंटने वाली आभा पूरे क्षेत्र में फैल गई। वह जानबूझकर दबाव नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन क्षेत्रों रेल्म्स में अंतर लोगों को कंपकपाने के लिए काफी था। फिर दबाव गायब हो गया। चार्ल्स ने एक आदेश दिया, पिता और पुत्र को यहाँ लाओ। अभिराज आगे बढ़ा और उनका अभिवादन किया। नमस्ते, अधीक्षक। मुझे नहीं लगा था कि आप खुद आएंगे। और ये लाइव प्रसारण क्या है? क्या आप लोग व्लॉगर बनने की कोशिश कर रहे हैं? आपके चैनल का नाम क्या है? मैं सब्सक्राइब करूंगा। चार्ल्स की भौहें जोर से फड़क उठी। वह अपने आप में बुदबुदाए, धिक्कार है पत्रकारों को। कुत्तों से भी बदतर। वे हर जगह हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई नाटक फिल्मा रहे हों। फिर जोर से उन्होंने खांसते हुए कहा, कौन सा व्लॉगिंग? बकवास मत करो। अब जब तुम्हारी भाभी सुरक्षित है और अपराधी यहाँ हैं, तुम क्या करना चाहते हो? रोशनी की आंखें चौड़ी हो गईं। अधीक्षक? क्या अभिराज ने अभी अभी इस आदमी को अधीक्षक कहा? वह भी जानती थी कि इस शब्द का क्या मतलब है। दम घोंटने वाले दबाव के कारण उसे पहले से ही संदेह था, लेकिन अब वह निश्चित थी। वह सम्राट क्षेत्र किंग रेल्म का विशेषज्ञ है। और अभिराज उससे ऐसे ही बात कर सकता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आदमी आखिर कौन है? क्या वह किसी महाशहर सुपर सिटी से है? किसी मार्शल सम्राट, मार्शल एम्परर का वारिस? वह सच्चाई से ज्यादा दूर नहीं थी। लेकिन चार्ल्स हंट परिवार के कारण नहीं आए थे।
वह अभिराज के लिए खुद आए थे। और जब रोशनी ने सुना कि चार्ल्स ने ईरा को अभिराज की भाभी कहा, तो उसकी गर्दन और गाल लाल हो गए। आज रोशनी भावनाओं के एक रोलर कोस्टर से गुजरी थी, उदासी, निराशा, सदमा, खुशी और शर्म, सब कुछ एक ही दिन में। जब अभिराज ने चार्ल्स को ईरा को अपनी भाभी कहते सुना तो वह खांसा, लेकिन उसने चार्ल्स को गुप्त रूप से अंगूठा दिखाया। ये बुरा आदमी अच्छा है। जब मैं और ताकतवर बन जाऊंगा तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर उसने जारेड और नॉर्मन की ओर देखा। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। एक भयानक हत्या का इरादा उससे निकल रहा था। चार्ल्स भी हैरान थे। नॉर्मन पूरी स्थिति देख रहा था। तो इस लड़के ने मेरे खिलाफ पूरे संघ को जुटा दिया। ये कौन है? लेकिन सवाल यह नहीं था। उसे इस लड़के से दया की भीख मांगने की जरूरत थी। वह इतना समझ गया था। नॉर्मन ने जोर से कहा, श्रीमान, मुझे कुछ नहीं पता था। यह मेरे बेटे ने किया था। उसे भी नहीं पता था। ये हमारी तरफ से एक गलती थी। अगर उसे पता होता कि आप कौन हैं, तो वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। जारेद भोजन के लिए चोंच मारते हुए मुर्गे की तरह अपना सिर हिला रहा था। कृपया हमें माफ कर दो, श्रीमान। हमें नहीं पता था। अभिराज ठंडी हंसी हंसा। उसने कहा, तुम गलत व्यक्ति से माफी मांग रहे हो, तुम जानते हो। अभिराज के चेहरे पर मजाकिया मुस्कान देखकर वे तुरंत समझ गए। वे घुटनों के बल गिर पड़े और कहा, रोशनी, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया अपने प्रेमी से कहो कि हमें माफ कर दे। हम तुम्हारे ऊपर जो पैसे बकाया हैं, उसे भूल सकते हैं, और हम तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, वह देंगे। कृपया। अभिराज ने जारेद को गले से पकड़ा और जोर से दबाया। दबाव से जारेद की जीभ बाहर आ गई। अभिराज ने एक चाकू निकाला और उसकी जीभ काट दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने गंदे मुंह से रोशनी का नाम लो। वहां खड़े सभी लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह भावहीन चेहरा। चार्ल्स ने सोचा, अगर ये लड़का मानवता का दुश्मन बन गया, तो मुझे नहीं पता क्या होगा। उसने आह भरी। रोशनी भी इस दृश्य से दंग थी। वह अब चल रही घटनाओं को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अभिराज की कार्रवाई देखकर उसके दिल में मिठास महसूस हुई। अभिराज ने रोशनी की ओर देखा और कहा, ईरा की आंखें बंद कर दो, रोशनी। रोशनी दंग थी, लेकिन उसने वही किया जो उसे कहा गया था। उसने अपना हाथ ईरा की आंखों पर रख दिया। उसने अपनी फ्रॉस्टमून तलवार निकाली और वार किया। जारेद का सिर उसके कंधों से लुढ़क गया। वहां खड़ी भीड़ जम गई। कमजोर व्यक्तित्व वाले कुछ लोग तो बेहोश भी हो गए। अभिराज ने सिर की ओर देखा भी नहीं। वह नॉर्मन के सामने आया। जब नॉर्मन ने ये देखा, तो वह गुस्से, डर और उदासी से पागल हो गया। वह जानता था कि वह बच नहीं पाएगा। वह दहाड़ा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, कमीने। हम एक साथ नरक जाएंगे। उसने अपना हमला शुरू कर दिया। जब रोशनी ने ये देखा तो वह पीली पड़ गई। नॉर्मन एक ग्रैंड मास्टर था। अभिराज चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, उसने सोचा, वह एक ग्रैंड मास्टर के वार को रोक नहीं पाएगा। उसने चिल्लाकर कहा, अभिराज, देखो। अभिराज उस क्षण भी बहुत शांत था। क्योंकि उसकी ताकत लेवल 1, लगभग लेवल 2 के ग्रैंड मास्टर के समान थी, और उसकी आत्मा भी उस स्तर पर थी। नॉर्मन सिर्फ एक लेवल 1 ग्रैंड मास्टर था। इसलिए अभिराज उसे आसानी से संभाल सकता था। नॉर्मन के शरीर से अग्नि शक्ति विकीर्ण हो रही थी। ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में, एक मार्शल आर्टिस्ट मौलिक शक्ति और तत्व से संबंधित कौशल का उपयोग कर सकता था। नॉर्मन एक अग्नि मौलिक मार्शल ग्रैंड मास्टर था। उसने अभिराज पर एक अग्निशक्ति गोला फायरबॉल कौशल का उपयोग किया। जैसे ही अभिराज अपना बचाव करने वाला था, उसने एक ठंडी झंझनाहट सुनी। चार्ल्स ने कार्रवाई की थी। वातावरण शांत हो गया। नॉर्मन अपनी जगह पर जम गया। यहां तक कि उसका अग्निशक्ति गोला भी जम गया था। यह एक सम्राट का दबाव था। अभिराज उस भयानक बल को महसूस कर सकता था। हालांकि यह उस पर निर्देशित नहीं था, फिर भी वह इसे महसूस कर सकता था। तो यह चार्ल्स की शक्ति है। बुरा नहीं है। अभिराज ने फिर से तलवार चलाई, और नॉर्मन का वही हश्र हुआ जो उसके बेटे का हुआ था। अभिराज ने चार्ल्स की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अधीक्षक, कार्रवाई करने के लिए। चार्ल्स ने अभिराज को संदेह से देखा। बच्चे, मुझे ये भावना क्यों हो रही है कि अगर मैं कार्रवाई नहीं भी करता, तो भी तुम ठीक होते। अभिराज हंसा और कहा, यह आपकी कल्पना है, अधीक्षक। फिर उसने सभी मार्शल आर्टिस्टों की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, भाइयों, यहाँ आकर मदद करने के लिए। मैं आपकी दयालुता को याद रखूंगा। इस सीधे वाक्य ने मार्शल आर्टिस्टों को उत्साह से पागल कर दिया। वे जानते थे कि अभिराज कौन था। जब उपाध्यक्ष आ जाए थे तब वे मौजूद थे। उन्होंने उपाध्यक्ष का आदेश जोर से और स्पष्ट रूप से सुना था। तो भले ही अभिराज उनकी मदद न करे या उन्हें कुछ न दे, बस उसके अच्छे पक्ष में रहना ही काफी था। रोशनी और नंदिनी अभी भी एक झटके में थीं। रोशनी ने सोचा, मुझे इस आदमी से बात करने की जरूरत है। यह आखिर कौन है? फिर अभिराज ने एक बार फिर धन्यवाद कहकर सभी को विदा किया। चार्ल्स और बाकी लोग चले गए। अभिराज रोशनी के बगल में आया और कहा, चलो अंदर चलते हैं। ईरा को आराम की जरूरत है।
रोशनी ने सिर हिलाया, ईरा को लिया और घर चली गई। वे एक साथ घर चले गए। नंदिनी ईरा को एक कमरे में ले गई ताकि वह आराम कर सके। रोशनी ने राहत की सांस ली, फिर अभिराज की ओर देखा। वह आदमी अब लापरवाही से सोफे पर बैठा था, फल खा रहा था। वह उसे फ्रिज से कब निकाल लाया। वह पूरी तरह से आराम से दिख रहा था, जैसे यह उसका अपना घर हो। फिर भी रोशनी मुस्कुराई। किसी तरह ये अच्छा लगा। वह पास गई और बोली, सुनो अभिराज, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अभिराज ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह एक संतरा छील रहा था। पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? रोशनी ने पूछा, तुम आखिर कौन हो? तुम इतने सारे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों को कैसे जुटा सकते हो, और यहाँ तक कि एक सम्राट भी क्यों आया? अभिराज ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं कोई खास नहीं हूँ। मैंने अभी अभी लेवल 9 वॉरियर में ब्रेक थ्रू किया है। इसलिए संघ मुझे बहुत मान देता है। इसीलिए मैं वह सब कर पाया जो मैंने आज किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अतिशयोक्ति थी कि अधीक्षक भी खुद आए थे? रोशनी ने तब तक सिर हिलाया जब तक कि शब्द उसके दिमाग में दर्ज नहीं हो गए। ओह, तो तुमने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है? वह रुकी, आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? वह चिल्लाई। यहाँ तक कि नंदिनी भी चीख सुनकर घबरा कर दौड़ती हुई आई। अभिराज ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, इतनी नाटकीय प्रतिक्रिया क्यों? क्या एक प्रतिभाशाली के लिए लेवल 9 तक पहुंचना सामान्य नहीं है? दैनिक दिखावा पूरा हुआ। अभिराज संतुष्ट था। रोशनी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। उसने बुदबुदाया, हाँ, लेवल 9 वॉरियर बनना पूरी तरह से सामान्य है। अति सामान्य। फिर वह सदमे से बाहर आए और फिर से चिल्लाई, सामान्य वमान्य कुछ नहीं। अभिराज ने उसकी ओर देखा और कहा, ऐसी अश्लील बातें मत करो। एक सभ्य महिला बनो। थोड़ा संयम रखो, रोशनी। वह अपना संतरा छीलने लगा। रोशनी का चेहरा लाल हो गया। उसने अजीब तरह से खांसा और पास के सोफे पर बैठ गई। अभिराज को ऐसे घूर रही थी जैसे वह कोई परग्रही हो। अभिराज ने फिर से उसकी ओर देखा। मुझे यह मत बताना कि तुम मुझ पर झपटने की योजना बना रही हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नंदिनी जी अभी भी यहाँ हैं। तुम्हें क्या हो गया है, रोशनी? नंदिनी ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गईं। आखिरकार, उन्होंने सोचा, मेरी बेटी अपने दिल की बात सुन सकती है। रोशनी चिल्लाई, बकवास करना बंद करो, कमीने। उसकी गर्दन कानों तक लाल हो गई थी। वह पूरी तरह से घबरा गई थी। फिर, अचानक, अभिराज गंभीर हो गया। सुनो रोशनी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। रोशनी ने पलक झपकाए, आवाज में अचानक आए बदलाव से हैरान थी। क्या है? उसने घबरा कर पूछा। अभिराज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, रोशनी। फिर उसने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी प्रेमिका बनोगी? एक पल के लिए रोशनी को हल्का हल्का महसूस हुआ। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसके अंदर कुछ खिल उठा था, एक भावना जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दुनिया उसकी आंखों में रंगीन हो गई थी। उसने जागृति के दिन से ही अभिराज की प्रशंसा की थी। लेकिन उसने हमेशा सोचा था कि वह एक दूसरी दुनिया में रहता है, जो उसकी दुनिया से बहुत दूर है। उसने एक सहपाठी के रूप में उसकी मदद की थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये वास्तविक था। उसके पेट में तितलियां फड़फड़ा रही थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। अभिराज ने उसकी चुप्पी देखी और घबरा गया। मुझे अस्वीकार मत करना, कृपया। हो सकता है मैं दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति न हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा आदमी बनूंगा। मुझे तुम्हारी खुशी का हिस्सा नहीं चाहिए। बस मुझे तुम्हारा दुख उठाने दो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। उसने आह भरी और दूर देखने लगा। ठीक है, अगर तुम्हें यह विचार पसंद नहीं है तो भूल जाओ। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन तभी एक उंगली ने धीरे से उसके होठों को दबाया। अभिराज जम गया। एक नर्म, बिल्ली जैसी आवाज फुसफुसाई, रुक जाओ, तुम बेवकूफ। उसने सदमे में ऊपर देखा। रोशनी उसके सामने खड़ी थी, पागल की तरह शर्मा रही थी, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसकी उंगली अभी भी उसके होठों पर थी, उसका भाव नर्म और कांपता हुआ था। वह दिव्य दिख रही थी, जैसे स्वर्ग से उतरी कोई परी हो। अभिराज हक्का बक्का होकर घूरता रहा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, उसके गाल को छुआ और उसके कान के पीछे बालों का एक लट लगाया। रोशनी को एक बिजली का झटका लगा, जैसे उसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। वह चीख के भागी और एक बिजली की गति से एक चौंकी हुई बिल्ली की तरह भाग गई, केवल एक शब्द पीछे छोड़ गई। बाका। अभिराज वहां बैठा, स्तब्ध। बाका, इसका क्या मतलब है? फिर उसने सिर हिलाया। भूल जाओ, मुझे अपना आत्मनियंत्रण खोने से पहले यहां से निकलना होगा। उसने आवाज लगाई, नंदिनी जी, मैं जा रहा हूं। मैं अगली बार आऊंगा। नंदिनी, अभी भी अपने कमरे में मुस्कुरा रही थी, बाहर आई और कहा, अभी मत जाओ, बेटा। मैंने पहले ही खाना बनाना शुरू कर दिया है। रात का खाना खाकर जाओ, लगभग रात हो गई है। अभिराज मुस्कुराया, नहीं नंदिनी जी, लेकिन धन्यवाद। मैं किसी और दिन खाना खाने आऊंगा। नंदिनी ने सिर हिलाया।
ठीक है फिर, लेकिन जल्दी आना मत भूलना। अभिराज का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था जब वह व्यावसायिक जिले की ओर गाड़ी चला रहा था। वह अपने घर पहुंचा और आदत से क्षेत्र को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय जारी की। जैसे ही उसने घर को छुआ, बूम! उसकी धारणा में 3 भयानक आभाएं फूट पड़ीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। 3 सम्राट। यहाँ, एक तो लगभग उपाध्यक्ष लियोन जितना मजबूत लगता है। वह एक पागल आदमी की तरह घर की ओर दौड़ा। उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, क्या माँ और पिताजी ठीक हैं? उसने दरवाजा धड़ाम से खोला और चिल्लाया, माँ! पिताजी! क्या आप ठीक हैं? लेकिन उसके सामने का दृश्य उसे हक्का बक्का कर गया। उसके पिता, अश्विन, खाने की मेज पर 3 बूढ़े पुरुषों के साथ हंस रहे थे। उसकी माँ खुशी खुशी खाना परोस रही थी। ये सब क्या चल रहा है? अश्विन ने हाथ हिलाया, बेटा, यहाँ आओ, देखो कौन मिलने आया है। अभिराज सावधानी से आगे बढ़ा। अश्विन ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। ये तुम्हारे परदादा अलेक्जेंडर हंट हैं। ये तुम्हारे दादाजी जेम्स हैं, और ये तुम्हारे चाचा दादा राइडर हैं। अभिराज ने भौहें चढ़ाईं, अपने पिता को संदेह से देख रहा था। क्या तुमने मुझे दूसरे दिन अपनी दुखद हारे हुए नायक की कहानी नहीं सुनाई थी? अब तुम लॉटरी विजेता की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? अश्विन खांसे, शर्मिंदा होकर। खैर, क्या तुम अपने पूर्वजों का अभिवादन नहीं करोगे? अलेक्जेंडर की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने अभिराज को ऐसे देखा जैसे वह परिवार का सबसे कीमती खजाना हो। परिवार के बीच औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आओ, बच्चे, मुझे तुम्हें देखने दो। मुझे अफसोस है कि जब तुम बड़े हो रहे थे तब हम तुम्हारे लिए वहां नहीं थे। अभिराज ने अपनी माँ की ओर देखा। उन्होंने मासूमियत से दूर देखा, जैसे कह रही हो, मेरी तरफ मत देखो, मुझे कुछ नहीं पता। उसके मुंह में ऐंठन आई, लेकिन वह मुस्कुराया और कहा, नमस्ते दादाजी। चाचा दादाजी। पर दादाजी। राइडर मुस्कुराए, चमकते हुए। मुझे चाचा दादाजी कहने की जरूरत नहीं है। बस मुझे दादाजी कहो। तुम इस बूढ़े आदमी को इसके बजाय चाचा दादाजी कह सकते हो। जेम्स, पेंसिव फेस। बड़े भाई, तुम क्या कह रहे हो? वह मेरा पोता है, आखिर। राइडर ने झंझनाहट की, तो तुमने उसकी देखभाल क्यों नहीं की? जाहिर है, सारा दोष जेम्स पर गया। अलेक्जेंडर और राइडर अच्छे लोग थे। अभिराज को गहरा नाराजगी नहीं थी। वह केवल अपने माता पिता के बारे में चिंतित था। अब जब अश्विन ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया था, तो अभिराज को विरोध करने का कोई कारण नहीं दिखा। वे बैठ गए और गपशप की। अभिराज ने हंट परिवार, उसके सदस्यों और उसकी शक्तियों के बारे में सीखा। फिर अलेक्जेंडर ने अश्विन की ओर रुख किया और कहा, अतीत को जाने दो, बच्चे। हमने गलतियां की। परिवार में वापस आ जाओ। तुम्हारी अनुसंधान प्रयोगशाला अछूती है। किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। वापस आ जाओ, परिवार इंतजार कर रहा है। अश्विन की आंखें नम हो गईं। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी सपने में भी हिम्मत नहीं की थी। उसके बेटे ने उसकी खोई हुई इज्जत वापस लाई थी। उसने पहले कभी इतना गर्व महसूस नहीं किया था। अलेक्जेंडर ने नंदिनी की ओर रुख किया। ये तुम्हारे लिए मुश्किल रहा है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी कष्ट सहा। हमें अफसोस है। नंदिनी की आंखें लाल हो गईं। कृपया, दादाजी, ये हमारी गलती भी थी। अश्विन ने अपना चुनाव करते समय परिवार की भावनाओं पर विचार नहीं किया। अलेक्जेंडर मुस्कुराए। वास्तव में एक ड्रैगन की माँ। वह आसानी से नाराजगी को जाने दे सकती थी। जेम्स ने भी नंदिनी से माफी मांगी। उन्होंने सिर हिलाया। आप भी मेरे पिता हैं। आप मुझसे माफी कैसे मांग सकते हैं? फिर जेम्स खड़े हुए और अश्विन को बगीचे में ले गए। उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। अब तक, उनके बीच दूरी थी। लेकिन वे देखना चाहते थे कि अभिराज कैसी प्रतिक्रिया देगा। अगर अभिराज नाराजगी को जाने नहीं देना चाहता था, तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे उसे मजबूर भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि एक लेवल 8 सम्राट महाशहर से उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। वह अंधेरे में छिपा हुआ था। अभिराज मुस्कुराया। वह जानता था कि उसके पिता अपनी जड़ों में लौटने के लिए कितना तरसते थे। ये सब देखते हुए अलेक्जेंडर ने आखिरकार अभिराज की ओर रुख किया। तो, अब तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम हमारे साथ परिवार के पास जाओगे? अभिराज एक पल के लिए रुका, सोचते हुए। मैं महाशहर जाने की योजना बना रहा हूँ, उसने अंत में कहा। लेकिन अभी नहीं। मैं 5 दिनों के भीतर निकलूंगा। अलेक्जेंडर ने राहत की सांस ली। उन्हें चिंता थी कि अभिराज मना कर सकता है। ठीक है फिर, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। हम वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे। अभिराज ने एक संक्षिप्त हाथ हिलाया और अपने कमरे की ओर लौटने के लिए मुड़ा। बहुत कुछ हुआ था, संघ के उपाध्यक्ष से मिलना, रोशनी की बहन को बचाना, रोशनी से इजहार करना, और अब यहाँ तक कि उसके दादाजी और परदादाजी भी आए थे, माफी मांगते हुए और उसे और उसके माता पिता को घर लौटने के लिए कह रहे थे। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। गंभीरता से, क्या मुश्किल दिन था। एक गर्म स्नान के बाद, उसने कुछ आरामदायक पहना और अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। उसे अपने अगले कदम की योजना बनाने की जरूरत थी। उसकी ताकत स्वचालित रूप से बढ़ती रहेगी।
ये निश्चित था, लेकिन कच्ची शक्ति काफी नहीं थी। उसे अपनी सहज प्रवृत्ति को निखारने, वास्तविक लड़ाई लड़ने और मजबूत राक्षसों का सामना करने की जरूरत थी। सबसे पहले, हालांकि, उसे ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में ब्रेक थ्रू करने की जरूरत थी। एक बार जब उसने ऐसा कर लिया, तो उसे मौलिक शक्ति तक पहुंच प्राप्त होगी और वह सच्चे कौशल विकसित करना शुरू कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे जिन नायकों की वह अपने पिछले जीवन में प्रशंसा करता था। उसका मन एक पल के लिए भटक गया, उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। मेरे पिछले जीवन में कितनी शानदार एनीमे तकनीकें थीं। वह विदेशी लड़का जो पृथ्वी पर पला बढ़ा। फिर वह निंजा बच्चा जिसके अंदर एक राक्षस सील था। रासेन। वह खुद पर हंसा। कितनी शानदार शक्तियां। एक बार जब उसने अपनी मौलिक शक्ति को अनलॉक कर लिया, तो वह भी प्रयोग करना शुरू कर देगा। और उसके विशेषताओं के हर दिन दोगुना होने के साथ, कौन जानता है, हो सकता है कि वह जल्द ही उस गंजे सुपरहीरो जैसा बन जाए। कल्पना कीजिए कि वह गंजा आदमी ऊर्जा किरणें दाग रहा है। अब वह एक क्रॉसओवर है। फिर भी, उसे सावधान रहना होगा। अगर उसने अब ब्रेक थ्रू किया, तो 3 बड़े बुजुर्ग जो सम्राट स्तर के विशेषज्ञ थे उसे महसूस कर सकते हैं। इससे उसकी सच्ची ताकत उजागर हो जाएगी। जब तक वह ड्रैगन और महासागर सम्राट दोनों को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे लो प्रोफाइल बनाए रखना होगा। ये तय होने के साथ, वह रात के खाने के लिए नीचे गया। उसके पिता और दादाजी अपनी निजी पिता पुत्र की बात से लौट आए थे। उसे अंदर आते देखकर नंदिनी ने गर्मजोशी से मुस्कुराए। आओ, बैठो, मैं रात का खाना परोसती हूँ। 6 लोगों का परिवार मेज के चारों ओर इकट्ठा हुआ, हंसी और गर्माहट से कमरा भर गया। अभिराज अपने पिता की आंखों में वास्तविक खुशी देख सकता था। वह हल्के से मुस्कुराया लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बजाय, खाने के बाद, उसने अपने माता पिता के सामने महाशहर की अपनी यात्रा का जिक्र किया। मैं 5 दिनों में जा रहा हूँ, उसने कहा। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो या दादाजी के साथ जा रहे हो? अश्विन झिझके। बेटा, हमने अभी अभी कंपनी में 5 अरब का निवेश किया है। अगर हम अब जाते हैं, तो इसका क्या होगा? अलेक्जेंडर ने हाथ हिलाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए परिवार से किसी को भेजूंगा। बाद में, तुम कंपनी के मुख्यालय को महाशहर में स्थानांतरित कर सकते हो। अश्विन ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, हम ऐसा करेंगे। तो, हम ठीक कब जा रहे हैं? मैं आज से 5 दिन बाद निकलूंगा, अभिराज ने जवाब दिया। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? अश्विन मुस्कुराए। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, बेटा। अगर हम कल निकल गए, तो तुम्हें इन अगले 5 दिनों तक खाना कौन खिलाएगा? अभिराज ने आंखें घुमाई। तुम बस अपने परिवार का अकेले सामना करने से डर रहे हो, है ना? अश्विन ने दूर देखा। मैं तुम्हें देख भी नहीं रहा हूं। अभिराज हंसा। ठीक है, ठीक है। शुभ रात्रि, बूढ़े आदमी। अगली सुबह, अभिराज 6 बजे उठा। अपनी वर्तमान शारीरिक बनावट और आत्मा के आंकड़ों के साथ, वह अगर चाहता तो 1 महीने तक बिना सोए रह सकता था। लेकिन उसने एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना पसंद किया। उन छोटी, नश्वर आदतों के बिना, शक्ति भी किसी दिन अपना अर्थ खो देगी। उसने अपना पैनल जांच किया। मास्टर अभिराज। शारीरिक बनावट 6944। आत्मा 6944। प्रतिभा अनंत समझ। वह संतुष्टि से मुस्कुराया, फिर तरोताजा हुआ और नीचे गया। उसके दादाजी और अन्य लोग पहले ही जा चुके थे। अश्विन और नंदिनी नाश्ता तैयार कर रहे थे। अभिराज एक शांत भोजन के लिए उनके साथ शामिल हुआ, फिर एक कॉल किया। कप्तान, मैं कुछ कहना चाहता था, उसने शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, रेमंड की आवाज स्पीकर से आई। मुझे पहले से ही पता है कि तुम क्या कहने जा रहे हो, अभिराज, उसने आह भरी। मुझे हमेशा पता था कि तुम एक दिन टीम छोड़ दोगे। लेकिन मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। एक तालाब एक ड्रैगन को नहीं रोक सकता। आकाश में उड़ान भरो, हम तुम्हारे लिए खुशियां मनाएंगे। अभिराज अजीब तरह से हंसा। मुझे अफसोस है, कप्तान। होने की जरूरत नहीं है, रेमंड ने कहा। ये तुम्हारा रास्ता है। सुबह 7 बजे, अश्विन और नंदिनी महाशहर में जाने से पहले कंपनी के मामलों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यालय के लिए निकल पड़े। इस बीच, अभिराज अपनी तलवार हाथ में लेकर बगीचे में चला गया। सुबह का सूरज नर्म था, हवा ताजी थी। उसने अपनी तलवार को लयबद्ध ढंग से घुमाना शुरू कर दिया, अपने रूप और प्रवाह को निखारते हुए। 2 घंटे बीत गए। डिंग, पूर्ण गति लेवल 2 प्राप्त। लेकिन वह नहीं रुका। आज, उसका लक्ष्य लेवल 9 तलवार इरादा तक पहुंचना था। उसने आदिम नींव तलवार कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया, गति में खुद को खो दिया। समय उड़ गया। 7 घंटे एक पल में बीत गए थे। वह पूरे शरीर पर पसीने से तर था। लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। डिंग, आपने लेवल 9 तलवार इरादा प्राप्त कर लिया है। जानकारी की एक लहर उसके दिमाग में बाढ़ ला दी। उसका शक्ति गुणक 12 गुना तक बढ़ गया। उसका गति गुणक 6 गुना तक बढ़ गया। 6944 के आधार शारीरिक बनावट के साथ, वह अब 83,328 टन बल छोड़ सकता था। तुलना के लिए,
एक लेवल 9 वॉरियर के पास लगभग 20,000 टन था। एक सम्राट के पास 100,000 टन था। उसकी आधार गति 2100 मीटर प्रति सेकंड थी। लेवल 1 ग्रैंड मास्टर 1000 मीटर प्रति सेकंड। लेवल 2 रेशियो 1500 मीट से। लेवल 3 रेशियो 2000 मीट से। अभिराज की प्राकृतिक गति अब एक लेवल 3 ग्रैंड मास्टर की गति से आगे निकल गई थी। अपने 6 गुना गुणक के साथ वह 12,600 मीटर प्रति सेकंड पर अपनी तलवार चला सकता था, अधिकांश लेवल 9 ग्रैंड मास्टर से तेज। वह करीब आ रहा था, सबसे मजबूत बनने के करीब। शाम 4 बजे सूरज के डूबना शुरू होने के साथ अभिराज ने एक झटपट स्नान किया, कपड़े बदले और तैयार हो गया। उसने सामान्य कपड़े पहने, लेकिन उस पर, यहाँ तक कि सामान्य भी, एक डिजाइनर सूट जैसा महसूस हो रहा था। उसकी उपस्थिति चुंबकीय थी। जब वह सिल्वर मून डोजो पहुंचा और कार से बाहर निकला, तो पास की लड़कियों के एक छोटे समूह ने सांस ली। वह कौन है? क्या वह किसी से मिलने आया है? एक अन्य लड़की ने आंखें घुमाई। तुम नहीं जानती कि वह कौन है? वह अभिराज हंट है, प्रशिक्षक रोशनी का प्रेमी। उसने कल एक बड़ा हंगामा किया। उसकी छोटी बहन को बचाने के लिए पूरे संघ को जुटा दिया। सार्वजनिक रूप से 2 लोगों को मार डाला, उनमें से एक ग्रैंड मास्टर था। अनजान लड़की ने अपना मुंह ढक लिया। क्या वह सब कल हुआ? धिक्कार है। मेरे प्रेमी ने मुझे नाराज कर दिया, इसलिए मैंने अपना फोन बंद कर दिया और पूरे दिन घर पर रही। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। शहर के पार कहीं एक आदमी मुंह भरकर खाना खाते हुए अचानक चीख लिया। धिक्कार है उस लड़की को। अभी भी मुझे कोस रही है। उसने बुदबुदाया और खाना खाता रहा। अभिराज सामने के डेस्क तक चला गया। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत रोशनी को बुलाया। कल जो हुआ था वह हर कोई जानता था। अभिराज अब शहर में प्रसिद्ध था। कुछ ही पलों में रोशनी एक चौड़ी मुस्कान के साथ दौड़ती हुई आई, फिर अपनी जगह पर रुक गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए, अपनी मुद्रा को ठीक किया और खुद को शांत किया। लेकिन जैसे ही उसने अभिराज को करीब से देखा, उसका दिल धड़कना चूक गया। उसका चेहरा लाल हो गया, एक पके टमाटर की तरह लालिमा आ गई। अभिराज ने लापरवाही से हाथ हिलाया। नमस्ते। रोशनी ने एक सीधा चेहरा रखने की कोशिश की। तुम फिर से यहाँ क्यों हो? अभिराज ने नाटकीय रूप से अपनी छाती को पकड़ा। मुझे ऐसे मत देखो, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं सोच रहा था, क्या तुम मेरे साथ कुछ खाने के लिए जाना चाहोगी? उसका दिल लगभग फट गया। रुको, क्या वह मुझे डेट के लिए पूछ रहा है? उसने शांत रहने की कोशिश की, सोचने का ढोंग किया। एक ठहराव के बाद उसने एक नर्म मुस्कान के साथ कहा, जरूर। 10 मिनट रुको, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। फिर वह जल्दी से घूम गई, उस लालिमा को छिपाते हुए जो उसके चेहरे पर फैल गई थी। 15 मिनट बाद रोशनी ताजे कपड़े बदल कर निकली। वह हमेशा की तरह दिव्य लग रही थी, जैसे जीवंत हुई कोई पेंटिंग। अभिराज पल भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी से अपनी शालीनता वापस पा ली। एक सभ्य मुद्रा लेते हुए उसने शानदार ढंग से इशारा किया। आपके बाद, मेरी महिला। रोशनी के गाल लाल हो गए। वह जल्दी से उसके पास से गुजरी, बुदबुदाते हुए, चलो चलते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। उसने उसे अपना चेहरा नहीं देखने दिया, जो कि ठीक भी था। अगर उसने देखा होता, तो वह फिर से स्तब्ध रह जाता। इंतजार करते हुए अभिराज ने पहले ही एक रेस्तरां बुक कर लिया था। वह अपनी कार की ओर चला गया और यात्री दरवाजा खोला। रोशनी अंदर गई। अभिराज घूमकर आया और ड्राइवर सीट पर फिसल गया। उसने उसकी ओर देखा। चलें। रोशनी ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही कार सड़क पर खींची, अभिराज ने स्क्रीन को टैप किया और संगीत केबिन को भर गया। शहर की रोशनी खिड़की के शीशे से धुंधली हो जाती है। तुम्हारा हाथ पास है, लेकिन हम कुछ नहीं कहते। चुप्पी शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। और हर लाल बत्ती ऐसे लगती है जैसे तुम्हारा इंतजार कर रही हो। धुन बजने पर रोशनी का दिल फड़फड़ाया, लेकिन उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की। अभिराज ने चुप्पी तोड़ी। प्रवेश परीक्षा 31 जुलाई को है, बस 18 दिन दूर। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? अभी भी साहित्य की योजना बना रही हो या मार्शल आर्ट्स में बदल रही हो? रोशनी रुकी, उसकी आवाज शांत थी। मैं साहित्य की ओर झुकाव रख रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं मार्शल आर्ट्स कोर्स भी लूंगी। कल एक जागने का संकेत था। मैं फिर कभी इतना बेबस महसूस नहीं करना चाहती। तुम सही कह रही हो, अभिराज ने सिर हिलाया। दुनिया ताकत के चारों ओर घूमती है। अनुसंधान का मूल्य है, लेकिन एक मार्शल सम्राट के सामने एक प्रतिभाशाली विद्वान भी कुछ नहीं है। फिर भी उसने धीरे से मुस्कुराया, तुम्हारे पास मैं हूं। भले ही तुम प्रशिक्षण न लो, तुम्हें फिर कभी बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। रोशनी की छाती में गर्माहट खिल गई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह पीछे झुक गई और खिड़की की ओर घूम गई। वे चुप्पी में ड्राइव करते रहे। 15 मिनट बाद वे एक 2 मंजिला इमारत पर पहुंचे। रेस्तरां छत पर था। अभिराज ने पार्क किया, अपनी सीट बेल्ट खोली और बाहर निकला। वह घूमकर आया और उसके लिए दरवाजा खोला। रोशनी बाहर निकली और इमारत की ओर ऊपर देखा। वे अंदर गए और लिफ्ट से ऊपर गए।
शीर्ष मंजिल आलीशान नहीं थी, लेकिन होने की जरूरत भी नहीं थी। छत से सुनहरी रोशनी धीरे से चमक रही थी। तुलसी, मक्खन और भुने हुए लहसुन की खुशबू हवा में तैर रही थी। जैज संगीत पृष्ठभूमि में बुदबुदा रहा था, जिससे जगह को एक गर्मजोशी भरी आत्मा मिल रही थी। अभिराज ने दरवाजा धक्का दिया और रोशनी को पहले अंदर जाने दिया। उसने जगह को देखा, गहरे ओक के पैनल, फ्रेम किए गए शहर के दृश्य की तस्वीरें और छोटे गमले वाले पौधों से सजी अलमारियां। एक शांत मुस्कान ने उसके होठों को छुआ। एक मेजबान ने उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया। अरबेले में आपका स्वागत है। क्या आपके पास आरक्षण है? हाँ, अभिराज ने सिर हिलाया। अभिराज हंट के नाम पर। मेजबान ने किताब की जांच की, फिर मुस्कुराए। स्वागत है, श्री हंट। हम आपका इंतजार कर रहे थे। उसने वर्दी में एक वेटर को इशारा किया। फिर उसने उसे निर्देशित किया। वेटर ने अभिराज की ओर देखा और विनम्रता से कहा, कृपया इस तरह। उन्हें एक खिड़की के दृश्य वाली एक कोने की मेज पर ले जाया गया। हल्के पर्दे शाम की हवा में फड़फड़ा रहे थे, सुनहरी रोशनी अंदर धुल रही थी। रोशनी ने बैठते हुए अपनी स्कर्ट को सहलाया, अभिराज पर एक झलक चोरी कर रही थी। वह पूरी तरह से आराम से दिख रहा था, जैसे ये सिर्फ एक और सामान्य शाम हो। फिर भी उसकी आंखें ज्यादा देर तक उससे दूर नहीं लगती थीं। उनकी आंखें मध्य हवा में मिलीं। रोशनी ने तुरंत ऐसे दूर देखा जैसे वह कुछ चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। वेटर ने उन्हें मेन्यू सौंपे। क्या आप तय करने से पहले कुछ पीना चाहेंगे? लेमन सोडा, रोशनी ने कहा। वही, अभिराज ने जोड़ा। वेटर गायब हो गया। मेन्यू सरल था। अभिराज ने विकल्पों को स्कैन किया। मेरे लिए जड़ी बूटी वाले चावल के साथ ग्रिल्ड चिकन। तुम्हारा? मलाईदार लहसुन पास्ता, रोशनी ने कहा। अच्छा चुनाव, अभिराज ने मुस्कान के साथ कहा। जब वेटर वापस आया, तो उन्होंने अपना ऑर्डर दिया। अन्य भोजन करने वालों की नर्म बुदबुदाहट, कटलरी की खनखनाहट, ये सब एक आरामदायक माहौल में बुना गया। वे शांति से बैठे थे, बाहर शहर को देख रहे थे। एक लड़का फूल बेचता हुआ गुजरा। एक युवा जोड़ा एक स्कूटर पर हंसते हुए तेजी से गुजरा। यहाँ समय धीरे चलता था। अभिराज ने चुप्पी तोड़ी। रोशनी, क्या तुम डोजो में अपनी अंशकालिक नौकरी के साथ अपनी पढ़ाई का प्रबंधन कर रही हो? ये थकाऊ होना चाहिए। रोशनी ने आह भरी। मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। अगर मुझे तेजस मार्शल विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता है, तो मुझे महाशहर के लिए निकलना होगा। माँ और ईरा को अभी भी पैसे की जरूरत है। ये नौकरी अच्छी तनख्वाह देती है, मैं जाने से पहले उनके लिए कुछ छोड़ना चाहती हूँ। मुझे फिर से कमाई शुरू करने से पहले कुछ समय चाहिए, तुम जानती हो। अभिराज ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, लेकिन अगर यह केवल पैसे के बारे में है, तो मैं मदद कर सकता हूँ। तुम बसने पर मुझे वापस भुगतान कर सकती हो। उसका दिल फिर से गर्म हुआ, लेकिन उसने सिर हिलाया। धन्यवाद, लेकिन मैं संभाल लूंगी। इसके अलावा, प्रशिक्षक की नौकरी भी मुझे अपनी मार्शल आर्ट्स को प्रशिक्षित करने में मदद करती है। ये बर्बाद समय नहीं है। उसने उसके गर्व का सम्मान किया और आगे दबाव नहीं डाला। इसके बजाय, उसने कहा, मैं 5 दिनों में महाशहर जा रहा हूँ। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। रोशनी ने पलक झपकाए। तुम्हें पता होना चाहिए कि शहर में प्रवेश पाने के लिए एक मान्य कारण की जरूरत होती है। और वहां रहने के लिए, तुम्हें विशेष दर्जा की जरूरत होती है, जैसे एक विश्वविद्यालय का छात्र होना। लेकिन फिर, यह अभिराज था। जिस ताकत और क्षमता को उसने दिखाया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं लगा। तुम क्यों जा रहे हो? उसने पूछा। अभिराज ने कुछ नहीं छिपाया। उसने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सच्चाई साझा की। रोशनी अवाक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने भयंकर हो। एक ही परिवार में 3 मार्शल सम्राट। वे जीन कुछ और ही होने चाहिए। उनके पे आ गए ठंडे लेमन सोडा के लंबे गिलास, नींबू के टुकड़ों के साथ चीनी से किनारे पर सजे हुए। रोशनी ने एक घूंट लिया। मीठा, बस सही काट के साथ। तुम्हारी तरह, अभिराज ने एक मुस्कान के साथ कहा। रोशनी का दिल उछल पड़ा। यह अचानक हमला था और वह इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका चेहरा गहरा लाल हो गया। बकवास मत करो, उसने बुदबुदाया। उन्होंने थोड़ा और बातचीत की, और जल्द ही खाना आ गया। एक पेट भरा भोजन के बाद, अभिराज ने एक टिप छोड़ी, 5000 संग सिक्के। वेटर, जिसका मासिक वेतन मुश्किल से 3000 तक पहुंचता था, कृतज्ञता से अभिभूत था, बार बार झुक रहा था। अभिराज ने बस हाथ हिलाया। रोशनी ने आंखें घुमाई। दिखावा करने वाला। अभिराज ने आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराया। जब वे रेस्तरां से निकले, तो वेटर उन्हें विदाई देने के लिए दरवाजे तक आया। अभिराज ने रोशनी को घर छोड़ दिया, लेकिन इस बार अंदर नहीं गया। उसकी अन्य योजनाएं थीं। घर वापस, अभिराज अपने कमरे में प्रवेश किया और पालथी मारकर बैठ गया। उसके माता पिता अभी भी काम पर थे, कुछ लंबित मामलों को साफ कर रहे थे। वे सुबह तक वापस आ जाएंगे। उसने अपनी आदिम त्रिमौलिक श्वास तकनीक को सक्रिय किया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसकी ओर ऐसे उमड़ पड़ी जैसे एक काला छेद ब्रह्मांड को खा रहा हो। 30 मिनट बीत गए।
बूम, लेवल 7 मास्टर, 1 और 30 मिनट, बूम, लेवल 8 मास्टर, 45 मिनट और, बूम, लेवल 9 मास्टर। उसने अंदर देखा, उसका कोर 44 सेंटीमीटर तक विस्तारित हो गया था। लेकिन वह नहीं रुका। ग्रैंड मास्टर बनना वास्तविक परिवर्तन का मतलब था, मौलिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होने का प्रवेश द्वार। इसने जीवन के विकास को चिन्हित किया। एक ग्रैंड मास्टर 500 वर्षों तक जीवित रह सकता था। सर्वनाश खुद केवल 50 साल पहले शुरू हुआ था। इसलिए 500 साल की आयु की अवधारणा वर्तमान मानवता के लिए एक बेतुकी बात थी। ग्रैंड मास्टर्स और मास्टर्स को एक ही सांस में नहीं कहा जा सकता था। अभिराज ने एक गहरी सांस ली और खेती जारी रखी। 15 मिनट बाद उसका कोर पूर्ण संतृप्ति तक पहुंच गया। अतिरिक्त ऊर्जा उसके जीन लॉक में बह गई। लॉक ने लालच से ऊर्जा को निगल लिया। 2 घंटे बाद यह अंततः क्षमता तक पहुंच गया और दरार खोलना शुरू कर दिया। अभिराज ने अपने अंदर एक विशाल बेड़ी ढीली होते हुए महसूस की। विकास की बेड़ी। फिर बूम बूम बूम, एक बहरा कर देने वाला गड़गड़ाहट। ग्रैंडमास्टर क्षेत्र का पहला ताला टूट गया। ब्रह्मांडीय शक्ति की 3 धाराएं उसके कोर से फूट पड़ी, सुनहरी, सफेद और बैंगनी। प्रकाश, धातु और गर्जन। ऊर्जा एक आभा की तरह उसके शरीर के चारों ओर लपेट गई। वह इसे अभी ज्यादा नियंत्रित नहीं कर सकता था, बस खुद को ढंकने के लिए काफी। लेकिन वह पहले से ही अविश्वसनीय था। आभा उसकी ताकत और गति को दोगुना कर देती थी। लड़ाई में यह एक खेल बदलने वाला होगा। अभिराज ने अपना स्टेटस पैनल खोला। मास्टर अभिराज। शारीरिक बनावट 34,720। आत्मा 34,720। प्रतिभा अनंत समझ। वह अब एक लेवल 9 ग्रैंड मास्टर से अधिक मजबूत था, बराबर पर, अगर अधिक नहीं। उसका कोर 88 सेमी था, सम्राट स्तर को पार करते हुए, जो 80 सेमी पर था। उसकी गति अब एक चौंकाने वाली 12,000 मीटर प्रति सेकंड थी, एक औसत लेवल 9 ग्रैंड मास्टर से 3,000 मीटर प्रति सेकंड तेज। उसे अब केवल एक योग्य कौशल की कमी थी और उसकी शक्ति को चैनल करने के लिए पर्याप्त मजबूत उपकरण। लेकिन वह एक समस्या थी। उसकी फ्रॉस्ट मून, एक C9 ग्रेड की तलवार, अब उसकी शक्ति के पूर्ण बल को सहन नहीं कर सकती थी। लेवल 6 से ऊपर के ग्रैंड मास्टर्स आमतौर पर डी सीरीज के हथियारों का उपयोग करते थे, खासकर जब ताकत बढ़ाने वाली तकनीकों का उपयोग करते थे। अभिराज ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने नीचे देखा। उसका शरीर एक बार फिर चिपचिपे काले कीचड़ में ढंक गया था, एक दूसरा बपतिस्मा। इस बार बाहर निकाले गए अशुद्धियां और भी अधिक थीं। वह स्नान के लिए निकल गया, खुद को साफ करते हुए। फिर उसने एक आरामदायक पोशाक पहनी और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। वह पहले बपतिस्मा के बाद पहले से ही सुंदर था, लेकिन अब वह दिव्य लग रहा था, जैसे मानव क्षेत्र में उतरा कोई गिरा हुआ देवदूत। उसका शरीर और उसकी मानसिक शक्ति बदल गई थी। अब ये देखने का समय था कि कितना। अभिराज चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठा था, एक नए क्षेत्र का भार उसके शरीर में बस रहा था। वह आखिरकार एक प्रमुख खेती क्षेत्र में कदम रख चुका था और इसके साथ संभावनाओं की बाढ़ आ गई थी। लेकिन सबसे पहले उसे अपने शरीर को समझने की जरूरत थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंदर ध्यान केंद्रित किया। उसका कोर विशद रूप से धड़क रहा था, 68 सेमी व्यास का एक घूमता हुआ गोला, जहां 3 रंगीन रोशनी नृत्य कर रही थी और लगातार गति में आपस में गुंथ रही थी। वह अंदर शक्ति को महसूस कर सकता था, सुप्त ऊर्जा को बाहर निकाले जाने का इंतजार करते हुए। फिर भी जब उसने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, तो ऊर्जा केवल उसके शरीर को लेप देगी। ये स्वतंत्र रूप से नहीं बहेगी जैसा वह चाहता था। कम से कम अभी तो नहीं। वह नहीं जानता था कि वह ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में नियंत्रण के उस स्तर को प्राप्त कर सकता है या नहीं। वह किसी और दिन के लिए एक प्रयोग था। इसके बाद उसने अपनी मानसिक ऊर्जा की जांच की। कुछ बदल गया था जब इसने 10,000 के निशान को पार कर लिया था, ठीक 1,000 पर छलांग की तरह। एक गुणात्मक बदलाव था, उसका मन तेज, सघन, अधिक जागरूक महसूस हुआ। इसका परीक्षण करने के लिए उसने अपने कमरे में वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी तलवार, 10 उड़ने वाले चाकू, 3 पेन, उसका मोबाइल और कुछ वर्कआउट टूल जैसे डंबल और प्रतिरोध गियर। आसानी से उसने एक बार में 20 अलग अलग वस्तुओं को उठाया, प्रत्येक को उसकी मानसिक ऊर्जा द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किया गया। एक मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई। बुरा नहीं, लेकिन फिर वह उस ओर मुड़ा जिसने उसे वास्तव में उत्साहित किया, मौलिक कौशल। संघ ऑनलाइन बाजार खोलते हुए उसने 9 मौलिक खंडों और कौशल के लिए एक सामान्य श्रेणी पाई। उसने तुरंत प्रकाश तत्व खंड में टैप किया। प्रकाश तत्व कौशल। प्रकाश फ्लैश। प्रभाव, अचानक प्रकाश का एक विस्फोट उत्सर्जित करता है, अस्थायी रूप से दुश्मनों को अंधा कर देता है। उपयोग, विचलित करना, भागना या लड़ाई में एक खुलापन बनाना। तेजस्वी स्पर्श। प्रभाव, कोमल प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके मामूली घाव या जलन को ठीक करता है। उपयोग, खुद या सहयोगियों के लिए बुनियादी उपचार। लुमेन ब्लेड। प्रभाव, प्रकाश ऊर्जा का एक छोटा, चमकदार ब्लेड बनाता है। उपयोग, करीबी तिमाही लड़ाई या आपातकालीन बचाव। हल्का कदम।
प्रभाव, प्रकाश ऊर्जा के साथ शरीर के वजन को कम करके अस्थायी रूप से गति और चपलता को बढ़ाता है। उपयोग, चोरी और चंचल पैंतरेबाजी। पवित्र चिंगारी। प्रभाव, केंद्रित प्रकाश ऊर्जा का एक छोटा बोल्ट फायर करता है। उपयोग, बुनियादी दूरी की अपमानजनक जादू। शानदार, ये वास्तव में कुछ शानदार हैं। इसके बाद उसने गर्जन तत्व खंड को ब्राउज किया। गर्जन तत्व कौशल। चिंगारी हमला। प्रभाव, उपयोगकर्ता के हथियार या मुट्ठी के माध्यम से बिजली को चैनल करता है। उपयोग, शारीरिक हमलों में बिजली का नुकसान जोड़ता है। स्थैतिक क्षेत्र। प्रभाव, उपयोगकर्ता को एक कमजोर विद्युत क्षेत्र में घेरता है जो दुश्मनों को धीमा या झटका देता है। उपयोग, क्षेत्र इनकार या रोकथाम। गर्जन स्नैप। प्रभाव, एक तेज गर्जन और प्रकाश का स्नैप जो पास के दुश्मनों को स्तब्ध करता है। उपयोग, भीड़ विघटन। बिजली डार्ट। प्रभाव, एक सीधी रेखा में बिजली का एक त्वरित, केंद्रित बोल्ट फायर करता है। उपयोग, लंबी दूरी का ऊर्जा हमला। वह मुस्कुराया। ये कौशल गंभीर पंच पैक करते थे। फिर धातु तत्व खंड आया। धातु तत्व कौशल। लोहे की त्वचा। प्रभाव, अस्थायी रूप से त्वचा को धातु जैसी कठोरता तक मजबूत करता है। उपयोग, शारीरिक हमलों के खिलाफ अल्पकालिक बचाव। धातु का टुकड़ा शॉट। प्रभाव, तेज धातुई प्रक्षेपणों को लॉन्च करता है। उपयोग, दूरी का हमला जो रक्तस्राव का कारण बन सकता है। स्टील पकड़। प्रभाव, धातुई सुदृढ़ीकरण के माध्यम से पकड़ और शक्ति को बढ़ाता है। उपयोग, हाथापाई प्रदर्शन को बढ़ावा देता है। धातु इंद्रिय। प्रभाव, पास की धातुई वस्तुओं, जिसमें छिपे हुए हथियार या अयस्क शामिल हैं, का पता लगाता है। उपयोग, उपयोगिता और पता लगाना। वह प्रभावित था, व्यवहारिक, घातक और सीधे। अंत में, उसने सामान्य कौशल खंड की जांच की किसी भी तत्व के उपयोगकर्ताओं के लिए खुला। सामान्य कौशल। ऊर्जा इंद्रिय। प्रभाव, मौलिक उतार चढ़ाव और पास के खेती करने वालों का पता लगाता है। उपयोग, ट्रैकिंग और युद्ध क्षेत्र जागरूकता। मौलिक छाप। प्रभाव, ट्रैकिंग या विलंबित प्रभाव के लिए मौलिक ऊर्जा के साथ एक दुश्मन को चिन्हित करता है। उपयोग, चुपके और पीछा रणनीति। ध्यान पुनर्जनन। प्रभाव, मौलिक ऊर्जा और आंतरिक स्थिरता की वसूली को बढ़ाता है। उपयोग, उपचार और ऊर्जा की भरपाई। लड़ाई क्लोन। प्रभाव, 1 मिनट के लिए उपयोगकर्ता की शक्ति के 1% के साथ एक प्रेत क्लोन को बुलाता है। उपयोग, विचलित करना, स्काउटिंग और कम जोखिम वाली सगाई। मौलिक कवच। प्रभाव, 1 मिनट के लिए रक्षा को मजबूत करने के लिए शरीर के एक भाग को मौलिक ऊर्जा से ढकता है। उपयोग, रक्षा। ये ज्यादा नहीं थे, लेकिन प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। फिर अभिराज ने कीमतों की जांच की। मौलिक कौशल, प्रत्येक 10 अरब क्रेडिट। सामान्य कौशल, प्रत्येक 20 अरब क्रेडिट। उसका दिल गिर गया। यह एक चौंकाने वाली राशि थी। वह भी एक भी खरीद नहीं सकता था। लेकिन अचानक उसने कीमत टैग के नीचे कुछ अजीब देखा। मुफ्त खरीद उपलब्ध। अभिराज ने पलक झपकाए। रुको, क्या? वह विकल्प पहले कभी दिखा नहीं था। क्या संघ ने किसी प्रकार का वैश्विक कार्यक्रम शुरू किया था? उसने चार्ल्स को फोन किया। रिंग रिंग। नमस्ते अभिराज, चार्ल्स ने लापरवाही से अभिवादन किया। अधीक्षक, अभिराज ने पूछा, क्या आज कोई खास दिन है? चार्ल्स भ्रमित लग रहे थे। तुम क्यों पूछते हो? ऑनलाइन दुकान में एक मुफ्त खरीद विकल्प है। चुप्पी। फिर चार्ल्स से एक तेज सांस। और अचानक, एक अत्यधिक उत्साहित आवाज बाहर आई। अभिराज, तुमने जैकपॉट मारा है। मुझे नहीं लगा था कि संघ तुम्हें इतना सम्मान देता है। उन्होंने शायद तुम्हारे लिए पूर्ण संसाधन पहुंच खोल दी है, बाजार में सब कुछ अब मुफ्त है। बच्चे, मैं ईर्ष्या करता हूँ। अभिराज की आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। रुको, क्या तुम्हारा मतलब है कि यह वैश्विक कार्यक्रम नहीं है? चार्ल्स हंसे। क्या तुम जानते हो कि संघ में कितने मार्शल आर्टिस्ट हैं? अगर उन्होंने इसे 1 मिनट के लिए भी मुफ्त कर दिया, तो हम दिवालिया हो जाएंगे। यह विशेषाधिकार सिर्फ तुम्हारे लिए है। अपना समय लो, अपने भविष्य की योजना बनाओ। आगे का रास्ता अब असीमित है। अभिराज चुपचाप बैठा रहा, स्क्रीन को घूर रहा था जबकि चार्ल्स बुलाते रहे। अभिराज, नमस्ते, अलविदा, अधीक्षक, मैं बाद में कॉल करूंगा। उसने जवाब का इंतजार भी नहीं किया। क्लिक, उसने लाइन काट दी। उसका मन एक तूफान था। पूरी दुनिया के संसाधन, अब उसके लिए मुफ्त। संघ केवल उसका समर्थन नहीं कर रहा था, वे उस पर निवेश कर रहे थे। अभिराज अपनी खेती की गति से पहले से ही भयंकर था, लेकिन संघ शायद इसे तेज करना चाहता था या कम से कम गति बनाए रखना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसके लिए ये दरवाजा खोल दिया। लेकिन अभिराज भोला नहीं था। दुनिया में कोई मुफ्त दोपहर का भोजन नहीं था। हमेशा छाया में एक कीमत छिपी होती थी, एक अदृश्य स्याही में लिखा एक कर्ज। तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। वह केवल वही लेगा जिसकी उसे जरूरत थी और वह इसे वापस चुकाएगा। हर एक क्रेडिट। वह पहले से ही जानता था कि उसे किन कौशल की जरूरत है। और अब, एक बटन के क्लिक के साथ, वे उसके होंगे। उसने चुना। प्रकाश खंड से तेजस्वी स्पर्श। गर्जन खंड से स्थैतिक क्षेत्र। धातु खंड से धातु का टुकड़ा शॉट।
और सामान्य खंड से सभी 5 कौशल। कुल राशि 130 अरब क्रेडिट। ये 8 कौशल उसकी नींव होंगे, वह जानता था। फिर उसने मुफ्त खरीद बटन पर क्लिक किया। एक अधिसूचना थी, आपका पार्सल 3 घंटे के भीतर आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा। अपना ऑर्डर देने के बाद वह सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। लेकिन अचानक फोन फिर से बजा। ये चार्ल्स थे। अभिराज ने आलस्य से जवाब दिया, नमस्ते अधीक्षक, क्या आपको कुछ चाहिए? चार्ल्स ने झंझनाहट की, तुम बदमाश। जिस पल तुमने अपना मूल्य समझा, तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं करोगे। अभिराज ने जल्दबाजी में जवाब दिया, नहीं, नहीं अधीक्षक। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं बस थका हुआ हूँ, बस इतना ही। चार्ल्स ने बस फिर से झंझनाहट की। फिर उन्होंने पूछा, वैसे तुमने अभी अभी क्या खरीदा? ये वास्तव में 100 अरब क्रेडिट से अधिक हो गया। बच्चे, तुम खर्च करना जानते हो। अभिराज हैरान था, आपको पहले से ही पता है अधीक्षक। मुझे लगा कि यह एक निजी मामला है। चार्ल्स हंसे, यह एक निजी मामला है जब तक कि मैं वह व्यक्ति न बनूं जिसे उन्हें पहुंचाना है। इसलिए जाहिर है कि मुझे कीमत पता होगी। अभिराज फिर से हैरान था, आप उन्हें पहुंचाएंगे? चार्ल्स ने कहा, हाँ, पैसे की राशि खगोलीय है। अन्य इसे संभाल नहीं सकते। अभिराज ने जवाब दिया, ओह, तो यह ऐसा है। आप कब आएंगे अधीक्षक? कृपया मेरे लिए कुछ खाना लाएं। मेरे माता पिता घर पर नहीं हैं। चार्ल्स का चेहरा जोरदार तरीके से फड़क रहा था। उन्होंने नाखुशी से जवाब दिया, मैं तुम्हारा व्यक्तिगत डिलीवरी मैन नहीं हूं। तुम क्या खाना चाहते हो? अभिराज का मुंह अब फड़क रहा था। आपने सब कुछ कहा, मैं क्या कहूंगा? लेकिन फिर उसे कुछ भी लाने के लिए कहा जिसका स्वाद अच्छा हो। ये थी आज की कहानी नॉवल ऑफ वर्ल्ड से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।